आज हम स्टार्ट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर 3 जो है हमारा प्रोडक्शन और कॉस्ट। ठीक है, इस चैप्टर में जैसे हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने डिमांड की एक अलग यूनिट पढ़ी थी और सप्लाई की हमने एक अलग यूनिट पढ़ी थी। इसी तरह से इस चैप्टर में हम प्रोडक्शन की एक अलग यूनिट को पढ़ेंगे और कॉस्ट की एक अलग यूनिट को पढ़ेंगे। वेयर एज प्रोडक्शन भी कहीं ना कहीं हमारी कॉस्ट पर डिपेंड करती है और कॉस्ट भी कहीं ना कहीं हमारी किस पे डिपेंड करती है, प्रोडक्शन पे। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं। हमने लास्ट रिकॉर्डिंग करी थी, वो रिकॉर्डिंग हमारी रिकॉर्ड नहीं हो पाई थी, माइक का कुछ इशू आ गया था, इसलिए हमारे नोट्स रेडी हैं, बट स्टिल हम फिर भी इस लेक्चर को थोड़ा डेप्थ में लेकर जाएंगे। चलें आगे। हमने बात की थी कि प्रोडक्शन क्या होता है। क्या होता है प्रोडक्शन, बताओ भाई। ये अपने आप कैसे हो गया? हाँ, प्रोडक्शन क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ देख के तो मैं भी बता दूंगी। कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। कोई भी चीज मैन्युफैक्चर करना, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, कि तुम किसी भी चीज में कुछ इनपुट्स डाल रहे हो, रॉ मटेरियल, लेबर, तुम्हारा एंटरप्रेन्योरशिप, तुम्हारी कैपिटल, और कहीं ना कहीं तुम्हें क्या मिल रहा है, बताओ। आउटपुट में क्या? फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। इसी को हमने लिंक किया था कि हमने चैप्टर 1 में एक डेफिनेशन पढ़ी थी बिजनेस की, याद आ रही है? बिजनेस में हमने क्या पढ़ा था कि बिजनेस कन्वर्ट्स इनपुट्स इनटू आउटपुट्स, यानी कि वहां पे हम क्या कर रहे हैं, माल बेच के पैसा कमा रहे हैं। इन शॉर्ट बिजनेस में यही हो रहा है, बट प्रोडक्शन में क्या हो रहा है, हम माल बना रहे हैं। क्लियर होती है बात सबको? तो हमने यही पढ़ा था कि यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ क्या है, इनपुट्स इनटू आउटपुट्स। इनपुट्स जैसे रॉ मटेरियल, लेबर, लैंड, एंटरप्रेन्योरशिप, कैपिटल, और वही हमारे आउटपुट्स क्या है, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज है वो कैपेबल होने चाहिए किसके, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। ऐसा नहीं कि तुमने कोई गुड बना दिया और उसे किसी ने खरीदा ही नहीं। ऐसे हैं क्या, गुड्स एग्जिस्ट करते हैं क्या मार्केट में? कोई गुड नहीं करते, होते होंगे बट इतना कुछ है नहीं, क्योंकि जितना होता है वो सब हमारी जो नॉलेज होती है वो क्या है कि अगर हम मोर के स्टोर में जा रहे हैं, वहां पे जितने गुड्स रखे हैं उसमें से कोई ना कोई एक आइटम तो खरीद ही लेगा। यही हमारी मेंटालिटी होती है, नहीं होती? जब हम किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, डी मार्ट में जाते हैं, हम यही तो सोचते हैं कि ठीक है चलो हम एमडीएच नहीं खरीद रहे लेकिन कोई तो खरीद रहेगा। वही वाली मेंटालिटी रहती है कि नहीं रहती? इसलिए जो भी फाइनल गुड्स और सर्विसेज होते हैं वो क्या, किसके कैपेबल होने चाहिए, टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। फिर यहाँ पे हमने इंसानों की बात पढ़ी थी, इंसानों ने डेफिनेशन दी थी। कौन से इंसान थे? जे.आर. पार्किंसन, याद रहेगा नाम, दोनों याद रहेंगे, जेम्स बेट्स और जे.आर. पार्किंसन। उसने क्या बोला था? उसने बोला था पार्किंसन है वो, और ये तो रिकॉर्डिंग में भी सुना होगा इतना तो, बड़े पागल हो। चलो, जो ये जो दो लोग थे इन्होंने प्रोडक्शन को क्या बोला था कि एक ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो इनपुट्स है उसको क्या बोला था, रिसोर्स बोला था। और यहाँ पे आउटपुट्स को क्या बोला था, फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज बोला था। यानी कि इस पूरी डेफिनेशन में हमारा कीवर्ड क्या बनता है, ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी, और यहाँ पे हमारे इनपुट्स को क्या बोला गया है, रिसोर्सेज। याद रहेगा सबको? चलो आगे चलें। और इसका भी ऑब्जेक्टिव क्या है इनके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन का, टू दैट द गुड्स एंड सर्विसेज आर कैपेबल टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। याद रहेगा? चले आगे। चलो, क्या हो रहा है ये? यहाँ पे हमने बोला, हमने एक बात करी थी, क्या प्रोडक्शन का मतलब मैटर क्रिएट करना होता है? मैटर क्या होता है? सब चुप, पंच बताओ मैटर क्या होता है? समझाने के लिए बता रहे हो, तुमने नहीं समझा ना इसीलिए। मैटर मतलब मटेरियल, जैसे वुड हो गई, स्टील हो गई, इनसे क्या हम इसको नॉर्मली बेच सकते हैं क्या? क्या हम इसे बना सकते हैं? वुड को बना सकते हो तुम? फिर उगा सकते हैं। उगाना हमारे हाथ में तो है नहीं, वो तो नेचर का खेल है ना सारा। हम खुद तो लग के कि ओग 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 ये तो नहीं कर रहे ना वहां पे खड़े होकर, ऑब्वियसली बात है। तो यानी कि यहाँ पे हम प्रोडक्शन जो है वो क्रिएशन ऑफ मैटर नहीं है, यहाँ पे हम क्रिएशन किसकी कर रहे हैं, यूटिलिटी की कर रहे हैं। यानी कि हम वुड से या तो चेयर बना रहे हैं या पुरानी टूटी हुई चेयर को रेनोवेट करके एक नई चेयर बना रहे हैं। यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि जहाँ पे सेटिस्फैक्शन कम थी उस सेटिस्फैक्शन को अब हमें बढ़ाना है, या फिर हमें सेटिस्फैक्शन को ही क्रिएट करना है। क्लियर है वो ये बात? यानी कि जब भी स्टेटमेंट आएगी, एग्जाम क्वेश्चन भी था ये, लास्ट किसी अटेम्प्ट में आया था ये क्वेश्चन, कि हमारा जो प्रोडक्शन है क्या वो क्रिएशन ऑफ मैटर है या नहीं है? तो नहीं है, इट इज क्रिएशन और एडिशन ऑफ यूटिलिटी। याद रहेगा? एग्जाम्पल, वुड से चेयर बनाना या फिर पुरानी चेयर को कंस्ट्रक्ट करके एक नई चेयर बनाना। याद रहेगा? चले आगे। चलो,
नेक्स्ट हमने पढ़ा था, यही पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन करने के लिए हमारे बहुत सारी यूटिलिटी लगती है, अलग अलग तरीके के प्रोसेसेस लगते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा फॉर्म यूटिलिटी। फॉर्म यूटिलिटी क्या होती है, बताएगा कोई? फॉर्म चेंज करना। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है वंश? चेंजिंग द फॉर्म ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि जो भी तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनकी फॉर्म को चेंज करके एक प्रोडक्ट बना देना, उसको हम बोलते हैं क्या? फॉर्म यूटिलिटी। क्लियर है बात? कैसे? वुड से टेबल चेयर बन गया, फर्नीचर बन गया, ये हमारे इसमें नॉर्मल एग्जांपल होते हैं। और यहाँ पे फॉर्म चेंज हो रहा है इसलिए उसका नाम क्या पड़ रहा है? हमारा फॉर्म यूटिलिटी का नाम पड़ रहा है। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अब क्या करा मैंने? ऐसे टच करने में भी हो जाएगा। चलो फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा चेंजिंग द प्लेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जहाँ पे उनके यूज कम थे या बिल्कुल ही नहीं थे, और हमने किसी ऐसी जगह पे शिफ्ट कर दिया जहाँ पे उनके जो यूजेस है वो बहुत ज्यादा है। एग्जाम्पल कश्मीरी एप्पल्स, जैसे हमारे कश्मीर के एप्पल्स हैं, वहां पे इतने एप्पल्स उगते हैं, पता है? वो तो बकायदा बागान होते हैं, चाय के बागान जैसे हमारे उधर होते हैं। किधर? दार्जिलिंग में। तो क्या दार्जिलिंग सारी चाय कंज्यूम कर लेगा? नहीं करेगा ना। दार्जिलिंग यहाँ पे सारी सप्लाई करेगा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द इंडिया वो सप्लाई करता है। तो उसी के केस में हम यहाँ पे बात करते हैं किसकी? प्लेस यूटिलिटी की, यानी कि जहाँ पे वो चीजें कम यूज की जाती है हम उन जगह को उठा के ऐसी जगह पे शिफ्ट कर देते हैं उस प्रोडक्ट को जहाँ पे उसके यूजेस ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गई बात? इसमें मैंने एग्जांपल लिखवा था, तो कश्मीरी एप्पल्स या फिर कोल माइंस, जैसे कोल हमने पहाड़ों में एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो पहाड़ों में क्या बेच सकते हैं कोल को? कौन खरीदेगा वहां पे? कोई भी नहीं खरीदेगा। वो इन ऑल ओवर द वर्ल्ड सप्लाई होता है ना, इसलिए हम वहां पे कोल माइंस का भी एग्जाम्पल लेते हैं। चले आगे, इसको हम क्या बोलेंगे? प्लेस यूटिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट टाइम यूटिलिटी। टाइम यूटिलिटी का मतलब देख के मैं भी बोल दूंगी। एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल दिया था क्लास में, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था कि फॉर एन एग्जाम्पल, नहीं एप्पल्स का यहाँ का आ गया, हाँ एग्जाम्पल है वो, ठीक है, बट मैंने इसमें मेन जो एग्जाम्पल दिया था वो ये दिया था कि फॉर एग्जाम्पल तुम्हें सर्दियों में कपड़े जो आते हैं मार्केट में वो अगस्त से ही अवेलेबल शुरू हो जाते हैं। अगस्त में हमारे ऑफ मतलब ऑफ सीजन वाला सेल लगनी शुरू हो जाती है विंटर कलेक्शन पे, और फिर नया कलेक्शन भी सितंबर स्टार्टिंग या सितंबर मिड तक हमारा आ जाता है। याद है एग्जाम्पल? तो क्या वो सितंबर में ही बन के तैयार होते होंगे कपड़े? ऑब्वियसली नहीं, वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं 1 या 2 महीने पहले बन के तैयार होते होंगे और उसके बाद वो सप्लाई होते होंगे। मतलब सर्विसेज का तो पॉइंट ही अलग है। टाइम यूटिलिटी थर्ड पॉइंट है और वो चौथा पॉइंट है कि वो भी प्रोडक्शन होता है। टाइम यूटिलिटी में वाटर पार्क कैसे आएगा? नहीं आएगा वाटर पार्क, सर्दियों में तो कोई जाता ही नहीं ना। बट यहाँ पे गर्मियों की सप्लाई को तो, और सबसे बड़ी बात वहां पे सप्लाई किस चीज की करनी है वाटर पार्क में, बताओ? पा, पानी की सप्लाई को तुम ट्रीट करोगे यहाँ पे। वेरी गुड। चलो तो इसमें हमने इजिएस्ट एग्जांपल क्या दिया था कि गर्मियों का कलेक्शन हमारा मार्च में आना शुरू हो जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी मैन्युफैक्चरिंग सर्दियों में होती होगी और सर्दियों के कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग गर्मियों में होती होगी, जिसकी वजह से वो टाइमली हमारे सप्लाई होकर हमारे मार्केट में अवेलेबल हो जाते हैं। उसी को हम बोलते हैं क्या? टाइम यूटिलिटी। चौथा पॉइंट है हमारा प्रोवाइडिंग सर्विसेज, यानी कि प्रोडक्शन में सिर्फ गुड्स नहीं आते, प्रोडक्शन में सर्विसेज भी आती हैं। यानी कि मैं तुम लोगों को पढ़ा रही हूँ तो वो पढ़ाना भी मेरी क्या है? प्रोडक्शन करना है। क्लियर हो गई बात? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज क्या है? प्रोडक्शन करना है। और हमारी क्या टीचिंग एक्टिविटीज, एजुकेशनल, मेडिकल क्या है? प्रोडक्शन करना है। याद रहेगा? चले आगे। नेक्स्ट हमने पढ़ा था कि हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं। फैक्टर्स ऑफ लिख भी सकते हैं इसमें? नहीं लिख सकते? यहाँ से आता है ना ऑप्शन, उधर वाले बोर्ड में तो आता है। क्या? रोटेट का है ये तो, ये वो स्क्रीन स्प्लिट हो जाएगी। कोई नहीं, चलो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब यहाँ पे हमारे इनपुट्स,
क्लियर हो गई बात? यानी कि कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन हो रहा है, यानी कि वहां पे हम किसकी बात कर रहे हैं, हमारे इनपुट्स की बात कर रहे हैं। इनपुट्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? ये तो तुमने यही बोल दिए, रॉ मटेरियल पढ़ा था हमने। तो मैंने इनपुट्स पूछे, तुम तो फैक्टर्स बताने लग गए, वो भी बोर्ड पे से देख के। इनपुट्स कौन कौन से होते हैं? और एटसेट्रा, देखा एंटरप्रेन्योर बोला ही नहीं है। चलो, लेकिन हमारे जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड यानी कि जमीन जिसके ऊपर हम काम करेंगे, लेबर यानी कि वो मजदूर जो काम करेगा, ठीक है, और तुम्हारा कैपिटल यानी कि जो पैसा तुम लगाओगे स्टार्टिंग के बिजनेस में, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि जो तुम्हारा मैनेजर है, जो तुम्हारा रिस्क टेकर है, जो तुम्हारा बिजनेस संभाल रहा है, वो तुम्हारा क्या होता है? एंटरप्रेन्योर होता है। क्लियर हो गई बात? चले आगे। अब हम ये जो हम आगे पढ़ रहे हैं वो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, यानी कि इन चारों की हम स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। वो कैरेक्टरिस्टिक्स पेपर में किस तरह आएंगी कि वो कैरेक्टरिस्टिक का एक पॉइंट तुम्हें लिख के दे देगा और ऑप्शन में ये चारों नाम दे देगा और पूछेगा कि ये कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्लियर होती है बात? यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में नॉलेज होना क्या है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चले आगे। हमने पहला फैक्टर पढ़ा अपना लैंड। मैंने इसमें एग्जाम्पल दिया था, ये तुम्हारा पूरा बिजनेस का एरिया है। इधर देखो वंश, यहाँ से तुमने नहीं पढ़ा ना, यहाँ पे देखो। अब ये तुम्हारा बिजनेस का एरिया है, ठीक है, ये पूरी जमीन है, लेकिन मैंने फिर भी बोला इतना टुकड़ा जमीन का ले लो। क्या ये प्रोडक्शन कर रहा है? क्या ये कुछ भी कर रहा है? इसके ऊपर कुछ हो सकता है ना, बट ये तो कुछ नहीं कर रहा है ना। क्या ये एक्टिव है? नहीं है। यानी कि जो हमारा लैंड है वो क्या बनता है? एक पैसिव फैक्टर। हमारे 2 तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव। याद रहेगा, एक्टिव यानी कि जो काम करता हुआ दिख रहा है, पैसिव यानी कि जो कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट कर रहा है बट काम खुद नहीं कर रहा। लैंड क्या कर रहा है? खुद तो काम नहीं कर रहा, उसके ऊपर लेकिन हम काम करेंगे, वो नहीं हुआ तो हम काम भी नहीं कर पाएंगे। हाँ या ना? तो यानी कि लैंड हमारा क्या बनता है? एक पैसिव फैक्टर बनता है। क्या लैंड मूवेबल है? नहीं है। यानी कि लैंड क्या है? इमूवेबल है। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। हमें इकोनॉमिक्स में जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है वो सिर्फ लैंड नहीं होता। इकोनॉमिक्स बोलती है कि लैंड में सब चीजें आएंगी जो भी हमें नेचर ने दिया। क्या दिया है नेचर ने? वो सब चीजें हमारी लैंड का पार्ट बनेंगी। बस ये चीज रटने वाली हो गई, ये कह सकते हैं। जैसे हम बायोलॉजी में पढ़ते थे, तो बायोलॉजी में क्या होता था? लैंड अलग चीज है, एयर अलग चीज है, हाँ या ना? बट यहाँ पे लैंड की ही टर्म में क्या क्या चीजें आ गई? सब चीजें आ गई जो भी हमें नेचर ने दी है। याद रहेगी ये बात? पक्का? भूलोगे तो नहीं, क्योंकि तुम्हें पेपर में ये भी दे सकता है कि रिवर कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। क्या लिखोगे? लैंड। याद रहेगा? आगे चले। नेक्स्ट पॉइंट, क्या ये क्रिएट कर सकते हो तुम लैंड को? नहीं कर सकते। लैंड के ऊपर तुम मॉलिशिंग और डिमोलिशिंग कर सकते हो, बट लैंड को क्रिएट नहीं कर सकते हो, हाँ या ना? वो अलग बात है। और डिस्ट्रॉय तुम कैसे करोगे कि तुम बिल्कुल ही खोद दोगे उसे, तो वो तो तुम डिस्ट्रॉय कर रहे हो। बट वो भी क्या पहले, मैं कह रही हूँ कि वो क्या नेचुरली हो सकता है? नहीं हो सकता ना। यानी कि लैंड कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। क्लियर? आगे चलो। इसकी यूजफुलनेस, क्या खुद ये यूजफुल है? नहीं है। किस पे डिपेंड कर रही है? मालिक पे, कि मालिक इसे कैसे यूज कर रहा है। वहां पे कूड़े का पहाड़ बनाना है या फिर इसको अच्छे से यूज करना है। ये एग्जांपल मैंने क्लास में दिया था कि यहाँ पे क्या कूड़े का पहाड़ बनाना है या फिर तुम्हें नॉर्मली यूज करना है, उसको बोलते हैं। हमारा किस पे डिपेंड करता है? वो ह्यूमन पे डिपेंड करता है। क्लियर हो गई बात? दिल्ली में कूड़े का पहाड़ बना किसकी वजह से बना? केजरीवाल है तो चलो, वो भी ह्यूमन ही तो बना, तो ह्यूमन की वजह से। क्लियर हो गई बात? यानी कि जो भी हमारे लैंड की यूजफुलनेस है वो किस पे डिपेंड कर रही है? हमारे ह्यूमन नेचर पे डिपेंड कर रही है। लैंड हेट्रोजीनियस होता है, यानी कि कोई भी अगर तुम एक पूरी जमीन का हिस्सा ले लो और वहीं तुम दूसरी किसी जमीन का हिस्सा ले लो, तो कई बार होता है कि वो सेम नहीं होती। उसमें मिनरल्स अलग है, उसमें मिनरल्स अलग है, उसकी सॉइल खराब है, इसकी सॉइल अच्छी है, उसकी सॉइल में कीड़ा लगे हुए, इसकी सॉइल में कीड़े नहीं लगे हुए। क्लियर है? यानी कि लैंड कभी भी होमोजीनियस नहीं होती। क्लियर हो गई बात? लास्ट पॉइंट, मल्टीपल यूजेस है। ऑब्वियसली बात है, सिंगल यूज तो लैंड का है नहीं, इस पे तुम बहुत चीजें कर सकते हो। लास्ट पॉइंट आता है, इसकी सप्लाई फिक्स्ड होती है। लैंड की सप्लाई फिक्स्ड होती है। क्यों? क्योंकि लैंड जितनी है उतनी रहेगी ना, हाँ या ना? बढ़ेगी तो नहीं, खरीदोगे तो ही बढ़ेगी, बात तो वो होती है। बट खरीदना भी आज डेट में इजी नहीं होता, ऑब्वियसली बात है। यानी कि सप्लाई क्या है? फिक्स्ड। और हमने सप्लाई वाले चैप्टर में पढ़ा था कि अगर हमारी सप्लाई टेढ़ी मेढ़ी जाती है तो क्या होती है? इलास्टिक। सप्लाई कांस्टेंट रहती है तो इनइलास्टिक।
यहाँ पे सप्लाई फिक्स है तो कौन सी सप्लाई होगी, इन इलास्टिक सप्लाई। याद हो गया। लेबर का पॉइंट हम शुरू से आज स्टार्ट करते हैं क्लास में, ठीक है। अब खोलो अब मैं इसको कैसे हटाऊं, ये क्या करा है, ये करा क्या था, तो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट चल रहा है यहाँ पे, ज्योग्राफी तो आएगी भी नहीं पेपर में। है ये क्या करा है, हद है, बिल्कुल बिल्कुल ही हद। वन, चलो लिखना शुरू करो। सेकंड फैक्टर क्या है हमारा, लेबर। लैंड के लिए आधा पेज बहुत है। हाँ लेबर स्टार्ट करो। क्या हो गया, पानी की बोतल है यहाँ पे, ओ चलूं करूं स्टार्ट, हो गया पेन डिस्ट्रीब्यूशन, ढूंढ लो पहले फटाफट से। अरे तुमने तो खैर लिखा हुआ है। चलो वंशिता देखो, लेबर हमारी दो तरीके की होती है, एक होती है मेंटल लेबर और एक होती है फिजिकल लेबर। मेंटल लेबर कौन सी होती है, देखा, यही तो मैंने पिछली क्लास में बोला था कि बस यही बोलेगा यही बोला था ना मैंने पिछली बार कि अभी वंश होता तो वो यही बोला था, यही हुई थी तुम्हारी बेइज्जती और देखो तुमने प्रूफ भी कर दिया मेंटल लेबर यानी कि जो दिमागी लेबर है, फिजिकल को तुम मेंटल से कंपेयर करो तो मेंटल का मतलब यहाँ पागल नहीं है, यहाँ पे मेंटल का मतलब है जिसमें दिमागी, जिसमें थोड़ा सा ब्रेन है, उसे बोलते हैं मेंटल लेबर। यानी कि एग्जाम्पल क्या भाई बताओ सब, सीए, इंजीनियर, टीचर, सीएस, सीएमए, तो तभी तो बोला दिमागी, दिमाग होता है तो ही तो बोला मेंटल लेबर। यानी कि अगर तुम सीए बन गए हो तब भी तुम मजदूर ही कहलाओगे, लेबर ही कहलाओगे। मेंटल का मतलब है जिसमें दिमाग है, वो तुम्हारे ऊपर की बात है। हाँ देखा, चलो फिजिकल यानी कि जो हमारे मजदूर होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, हमारी फिजिकल लेबर होती है। क्लियर हो गई बात। और मैंने यहाँ पे क्या बताया था, बताओ क्या बताया था, ये दोनों क्या करते हैं, एक्सर्शन का मतलब, देख के कौन कौन बोल रहा है, सब बोल रहे हैं, ये दोनों मिलके वंस एक्सर्ट करते हैं, एक्सर्ट यानी कि एफर्ट लगाते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, पूरा प्रोसेस का लेबर। उसको बता दो ना कि तू सीएस तो तुझे मेंटल बोल रहा हूँ तेरे अंदर दिमाग है, हाँ मेंटल लेबर हो ऐसे बोलो तो वो नहीं मानेगा बुरा। बोल के दिखा, कहता अच्छा इको पढ़ाता हूँ तुझे बैठ के फाउंडेशन की, बेकार का तू सीए बन गया। और तो उसे दिखाओ ना कि तुम सीए पढ़ रहे हो एक्चुअल में। तुम्हें पता है कई बार ऐसे केसेस होते हैं फाइनल के बाद वाले भी, या सीए की लाइफ में ऐसे केसेस आते हैं कि तुमने हाफ सीए सीरीज देखी है, फाउंडेशन की एक सेक्शन पे डिपेंड कर रहा था केस, देखा था तुमने, हाफ सीए देखी है किसी ने सीरीज, उसमें देखा नहीं था कि वो आदमी का केस किस पे डिपेंड करेगा, फाउंडेशन लेवल का क्वेश्चन है ये, जो मेरा केस तुमसे सॉल्व नहीं हुआ। एक एक लेवल तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, तुम भूल जाओ। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं आने वाला आगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर भी तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट करेगा जब तुम आर्टिकलशिप करोगे और जॉब करोगे। हर चीज जो तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम्हें क्या लग रहा है कि ये चीज ठीक है मैं आगे नहीं पढ़ाई जाने वाली, आगे नहीं पढ़ाएंगे तब भी वो रेलिवेंट रहेगी, ऐसा नहीं है वो रेलिवेंट ही नहीं है, भूल जाओ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ठीक है बाय बाय, 11th क्लास थी बाय बाय हो गई। वो तब भी काम आता है अगर तुम्हारी दो पार्टनरशिप की फर्म्स है, तुम्हारा कौन सा एक्ट लगेगा, टीपा का एक्ट लगेगा। क्या वो टीपा तुमने कभी आगे पढ़ा है फाउंडेशन के बाद, मतलब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा है क्या तुमने,
पढ़ाएंगे ना भैया अभी। मैं कह रही हूँ क्या तुम अभी पढ़ने के बाद कभी भी पढ़ोगे नहीं उसे आगे, तो क्या तुम भूल जाओगे फिर? तो सीए को क्यों बुलाना है कि वो मेंटल लेबर है? भटक गए, देखा। लड़ लिया, अब मैं पढ़ा दूं आगे? मैंने क्या करा? मैंने तो अब कुछ बोला भी नहीं। मुझे बेना मतलब बदनाम करते हो तुम लोग तो यार। एक चीज इसी पेज पे और समझा दूं, लेबर और लेबरर वाला पॉइंट। क्या? पेरिशेबल तो कट गया था, वो लेबर में आ जाएगा। हेट्रोजीनियस है तो हेट्रोजीनियस बता तो दिया, लैंड इधर की सॉइल खराब उधर की अच्छी। दिमाग पता नहीं कहाँ है। अच्छा बस एक चीज और समझो, मैं एक वर्ड लिख रही हूँ उसका मतलब बताएंगे सिर्फ वंश, बाकी और कोई भी नहीं। बताओ। हम्म। नहीं पता। और कोई बताओ। उसकी स्किल्स, उसको हम लेबरर कहते हैं, यानी कि जो वो काम कर रहा है उसे लेबरर कहते हैं। यानी कि लेबर से क्या तुम लेबर को, लेबर से तुम लेबरर को अलग कर सकते हो? ये आपस में इंटरलिंक्ड है, यानी कि जहां जहां लेबर वहां वहां लेबरर। क्यों? क्योंकि वो उसकी स्किल्स है, उसका ब्रेन है, तुम उससे उसका ब्रेन या उसकी स्किल्स नहीं छीन सकते। और इसका एग्जाम्पल खुद सोचना, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। तुमने बोला मैं दिन में 8 घंटे पढ़ूंगा, ठीक है, पढ़ोगे तो नहीं, कोई भी नहीं पढ़ोगे, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं हो, ठीक है, 8 घंटे पढ़ूंगा। तुमने बोला ठीक है आज नहीं पढ़ रहा, कल 8 घंटे जो होंगे उसमें 8 + 8 प्लस कर दूंगा, यानी कि 16 घंटे पढ़ूंगा और 8 घंटे रेस्ट कर लूंगा। क्लियर है बात? तुमने क्या सोचा, आज भी नहीं कर रहे, कल 24 घंटे इकट्ठा कर लूंगा, क्या हो सकता है? 24 घंटे लगातार पढ़ सकते हो? इतने अच्छे तो तुम हो नहीं, 8 घंटे तो तुमसे पढ़ा नहीं जाए, 24 घंटे पढ़ोगे तुम। देखा, आ गया सच। यानी कि ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनता है कि हमारी जो लेबर है और लेबरर है वो अलग नहीं हो सकते। एली गायब हो गया। चलो। अब मैं फिर गांजा घुसेड़ती, फिर तुम बोलते कि दीदी गांजा ला रही हो। अभी आगे करते हैं। क्या? वो मेरे ऊपर है ना बात करने की, थोड़ा दिमाग मैं भी लगाऊंगी उसमें 5-10 मिनट। अभी नहीं घुसा रही, पहले ये करो, पढ़ो। चलो आगे करेंगे। भगवान, तुम्हारा बस चले ना तुम यहाँ पे ही सूखे नशे करने लग जाओ। बस तुम्हें मिलता नहीं है यहाँ। ओ, बोल कौन रहा है? सुन रहा है तो चलो। चलो, सब नहीं सिर्फ तुम। चलो आगे चलो। वंश हो गया। चलो पॉइंट्स लिखना शुरू करो। जो लेबर है वो हमारी क्या है, एक्टिव है या पैसिव है? यानी कि हमारा क्या है, एक एक्टिव फैक्टर है। दूसरा, क्या लेबर के साथ तुम बार्गेन इजीली कर सकते हो? हाँ। हाँ या ना? हाँ या ना? क्या लेबर अगर 100 रुपए मांग रही है और तुमने बोला कि नहीं तुम 90 ले लो, लेबर ये नहीं कहेगी कि तुम दूसरी लगा लो, मैं नहीं कर रहा काम। यही तो बताया था, पुअर बार्गेनिंग पावर है। बार्गेन तुम कर सकते हो, लेकिन बार्गेन बहुत कम होती है, और अगर होती भी है तो वो ऐसी होती है कि लेबर बोलता है मैं जा रहा हूँ तुम किसी और को लगा लेना। ऐसा तुम खुद सोचो, घर में नहीं तो तुमने पेंट करवाना शुरू करा, मजदूर लगाए, तुमने बहुत बार देखा होगा सेम मजदूर पूरे काम के लिए तो नहीं आते, बदल ही जाता है, एक ना एक फेस तो तुम्हें नया दिखेगा ही दिखेगा उस मजदूर में। हाँ या ना? होता है या नहीं होता?
क्यों होता है वो? क्यों? क्योंकि उन्हें उनकी दिहाड़ी जो होती है वो नॉर्मली नहीं मिलती है। मुझे ये वर्ड भी इन्होंने ही सिखाया था, मेरे को तो दहाड़ी बोलना आता था, वो दिहाड़ी होता है, मुझे ये भी अब पता चला। तो वो जो दिहाड़ी होती है ना, वो उन्हें ढंग से नहीं मिलती है, इस वजह से वो लेबर काम छोड़ के भाग जाता है। तुमने कभी भी देखा हो, सुबह सुबह के टाइम पे तुम नासिरपुर फाटक के पास चले जाओ या तुम रामनगर की बैक साइड चले जाओ, वहां पे इतने सारे ठेकेदार खड़े होते हैं और बहुत सारे लोग खड़े होते हैं, मजदूर खड़े होते हैं। क्यों खड़े होते हैं? उन्हें सुबह सुबह अपने पैसे मिल जाते हैं, मतलब अगले दिन जो पिछले दिन का काम करा हुआ होता है उन्हें अगले दिन सुबह सुबह उसके पैसे मिल रहे होते हैं। और जिसे पैसे नहीं मिले, कम मिले, वो छोड़ के भाग जाएगा, मैं तो किसी और ठेकेदार को पकड़ लूंगा। तो ये चीज होती है, प्रैक्टिकली ये चीज होती है। घर में कभी काम चलेगा तो ये चीज तुम्हें भी देखने को मिलेगी। मेरे घर में तो अभी रिसेंटली हुआ था, इसलिए मुझे चीजें पता है अच्छे से। यानी कि लेबर की क्या होती है? पुअर बार्गेनिंग पावर होती है। तुम उससे इजीली बार्गेन नहीं कर सकते हो, कर सकते हो, तुम अपना पॉइंट रख सकते हो, लेकिन लेबर इतनी इजीली बार्गेन नहीं करता तुम्हारे साथ। याद रहेगा ये पॉइंट। इसलिए बार्गेनिंग पावर होती है बट कम होती है। क्लियर है? इसको हम क्या बोलेंगे? लिखा हुआ ये पॉइंट यहीं पे शायद रिजल्ट आ गया था। अच्छा, आदर्श कितनी परसेंटेज आई? 71। नाइस, गुड। और वंश? 8। ओहो, पार्टी कहाँ दे रहे हो तुम तीनों, ये तो बताओ। तीनों दोगे? क्यों, 12th क्लियर हो गई? यही होती है पार्टी, ऐसे कुछ नहीं होता। अरे जाओ, तुम तो खर्चा बचा रहे हो अपना। सीधी 5 हो ही बल्कि। इन दोनों का आया रिजल्ट? जब तो मैथ की नहीं। ऐसा नहीं है, मेरे सामने जिसका रिजल्ट आया हुआ है वही पार्टी देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। पॉइंट काट दिया। कैन नॉट बी सेपरेटेड। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये पॉइंट तुमने लिखा नहीं होगा। हाँ, क्या ये लेबर है? क्या ये लेबर है या नहीं है? याशिका कंफ्यूज है, हाँ बोलूं, सब तो नहीं बोल रहे हैं। एग्जाम्पल? वो तो लेबर भी नहीं करती है। फॉर एग्जाम्पल, कारपेंटर है, वो अपने घर का काम कर रहा है। वेटर का काम क्या, सिर्फ तुम्हें ऐसे पानी लेके आना है, और कुछ काम ही नहीं कर रहा वो। और अगर वो घर में, मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं, इसका मतलब तो ये होगा कि अगर मैं अपनी मम्मी को आरओ में से पानी निकाल के अपनी मम्मी को पानी दूं तो वो भी लेबर हो गया तुम्हारी नजरों में। तो अरे जाओ, इजिएस्ट, तुम इजिएस्ट एग्जाम्पल तो देखो। कारपेंटर है, वो अपने घर का काम कर रहा है, तो क्या वो उसकी लेबर मानी जाएगी? फिर वो अपने घर वालों से पैसा लेगा काम करने का, घर वाले कहेंगे जा बेटा जा, तू बाहर जा, निकल जा। तो वेटर का एग्जाम्पल वैलिड नहीं है यहाँ पे। तो यार, सिर्फ पानी लाना तो किसी का काम नहीं है ना, कि पानी लेके घूमता रहेगा वो सारे में। अब तुम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट घुसा रहे हो यहाँ पे, फिर तो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाएगा, फिर तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जाएगा। उसकी लॉ थोड़ी अच्छी हो गई है, इसलिए वो अपनी लॉ थोड़ी वो कर रहा है तुम्हारे आगे। क्यों? एक तो वो पढ़ रहा है, तुम्हें वो भी दिक्कत हो रही है अब। हद है, बिल्कुल हद है। चलो बताओ और पॉइंट्स क्या हो सकते हैं? मोबाइल। और क्या होती है, लिखो आके। बी और मैंने भी पूछा ही तो था, अभी फिर बातों में नहीं लग गए। ये लो। हाँ, ये कैरेक्टरिस्टिक है कि लेबर नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक है कि लव एंड अफेक्शन वाला काम लेबर नहीं है। है ज्यादा प्यार मोहब्बत उमड़ गई।
क्या? मोबाइल है, मे नॉट बी प्रोडक्टिव। जो देख के तो मैं भी बता दूंगी। इन सबके रजिस्टर बंद करवाओ पहले। वो लास्ट पॉइंट है, वो मैंने पिछली बार भी मना करा था, फिर मत बोलो वो पॉइंट, कंफ्यूज जाएंगे सारे। हाँ फिर वंश बोलेगा आईफोन है। ले लेबर मोबाइल होती है, मतलब वंश लेबर मोबाइल है इसका मतलब। वेरी गुड, क्लैपिंग कर दो वंश के लिए सब। लेबर मोबाइल है और लेबर वर्क किसके लिए करती है? वर्क अगेंस्ट। क्या लेबर फ्री में काम करेगी? मुंह पे चमाटा मार के और चली जाएगी? करेगी? वो लेबर ही नहीं है। लेबर में और मे नॉट बी प्रोडक्टिव, मतलब क्या हो गया? तुम हंस रहे हो, आगे दिशा हंस रही है। मेरे आने से ही कुछ हो जाता है क्या तुम लोगों को? पता नहीं, कोई भी तीनों में से कोई भी भैया नहीं बोलते कि अच्छा हाँ ठीक है, ज्यादा हंसी मजाक हो रहा है या कुछ हो रहा है, और यहाँ देखो हंसते ही रहते हो, हंसते ही रहते हो। वहां सीरियस मॉल है तो यहाँ क्या, यहाँ पे भी बना लो, थोड़ा सा तो सीरियस कर लो। चलो बताओ, आगे बताओ। लेबरर, जो हमने भी कैरेक्टरिस्टिक लिखी थी, वंश याद आ गई? ओहो, हम्म, मतलब लेबर को ना, जब तुम आगे अभी इंटरमीडिएट में आओगे और कॉस्ट पढ़ोगे, तो वहां पे तुम लेबर कॉस्टिंग का एक प्रॉपर चैप्टर पढ़ोगे, ठीक है? उसमें क्या होता है कि लेबर को आर के हिसाब से पैसे मिलते हैं, मतलब घंटे के हिसाब से, कि वो दो, और ये चीज पेंटर्स के साथ भी होती है, वो 2 घंटे काम करे, 3 घंटे काम करे, उन्हें घंटे के हिसाब से पैसे मिलते हैं, क्या तो 100 रुपए घंटा या 200 रुपए घंटा। अब वो आए, घर पे आए, बीड़ी फूकते रहे 2 घंटे बैठ के, तो क्या उन्हें पैसे देने वैलिड है? नहीं है। यानी कि हम उन्हें बोलते हैं आइडल आवर्स, यानी कि वो खाली घंटे थे, उनके पैसे या तो उन्हें कम मिलेंगे या फिर मिलेंगे ही नहीं। वो लेबर की अपनी पॉलिसीज होती हैं जो ठेकेदार डिसाइड करते हैं, और वो सब ठेकेदार के लिए सेम पॉलिसीज होती हैं। जब तुम कॉस्टिंग में आओगे, इंटरमीडिएट में आओगे, तब तुम इसको डीपली पढ़ोगे कि ये क्या होता है बेसिकली। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि यहाँ पे लेबर में या मे नॉट बी प्रोडक्टिव, यानी कि खाली बैठ के बीड़ी फूकने के लिए आ रही है। क्लियर हो गई बात? वही मैंने बोला, लेबर कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम लेबर। क्या तुम लेबर से उसकी स्किल्स को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। चलिए हम आगे, अच्छा ये, चले आगे। लिख लिया वंश सारे? पक्का? चले आगे। ओहो, चलो, ये पॉइंट थोड़ा सा हमारा मजेदार है। अभी वहां पे हम सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे, सप्लाई ऑफ लेबर। एक चीज अब मैं जो पूछूंगी उसका आंसर देना, और ऐसे देना जो रिकॉर्डिंग में आवाज है। अभी तक किसी भी रिकॉर्डिंग में आवाज नहीं गई है। ये हमारे वेज रेट है, बड़े, सप्लाई बढ़ेगी, अभी कुछ नहीं बोला, एक टाइम तक नहीं। वेज रेट बढ़ा तो सप्लाई बढ़ेगी। मैंने बोला वेज रेट फिर बढ़ा, सप्लाई फिर बढ़ेगी, हाँ या ना? यानी कि यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी सप्लाई थी 100 रुपए पर घंटा, वेज रेट था 100 रुपए पर घंटा, सप्लाई यहाँ पे लेबर कर रहा था एग्जाम्पल 8 घंटे। क्लियर है बात? एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा जो वेज रेट था वो बढ़ के हो गया 200 एग्जाम्पल। लेबर ने बोला मैं काम करूंगा जी 11 घंटे। क्लियर है बात? अब फिर वेज रेट बढ़ा, वेज रेट एग्जाम्पल हो गया 300 रुपए, लेकिन अब लेबर कह रही है मैं 11 घंटे से ज्यादा काम कर ही नहीं सकता। सप्लाई क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि सप्लाई यहाँ पर नहीं बढ़ेगी। फिर उसने बोला मजदूर ठेकेदार ने वेज रेट बढ़ा दो, 400 कर दो, क्या पता काम कर ले। उस टाइम पे पता है क्या करेगी लेबर? लेबर कहेगी कि मैं कर ही नहीं रहा काम, मैं तो अपनी मस्ती में जा रहा हूँ, मेरे को जितना कमाना था
मैंने कमा ली। तो जब वो मस्ती में जा रहा है उसको बोलते हैं कि यहाँ पे हमारा लेजर बढ़ जाता है। हाँ, वेरी गुड पॉइंट। लेजर का मतलब होता है यहाँ पे क्या, मस्ती, ऐश मस्ती, उसे बोलते हैं लेजर। क्लियर हो गई बात? क्या हो गया? और उसमें क्लैप क्यों करी? अब मैं क्या बोलूं? चलो आगे चलो। हाँ, मतलब इसको अभी मैं पूरा डायग्राम से एक्सप्लेन करूंगी ना, समझ लो एक बार पहले। ये बना हमारा ग्राफ सप्लाई का। सप्लाई का कर्व कैसा होता है? कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स राइट, अपवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट। अब तुम खुद देखो, वेज रेट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी, वेज रेट बढ़ा, सप्लाई बढ़ी। क्लियर? वेज रेट बढ़ा, सप्लाई क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, यानी कि सप्लाई क्या हो गई जी, कांस्टेंट हो गई। क्लियर? वेज रेट बढ़ा बट अब सप्लाई क्या हो गई, एक तरीके से देखा जाए तो कम हो गई, कम हो गई ना, यानी कि हमारा सप्लाई कैसे हुई, कम हो गई। क्लियर? पहले इसको बनाओ। निहाल दिख रहा है ना, इधर दिख रहा है, जो यहाँ, नहीं यहाँ पे हमारी सप्लाई इधर आएगी और वेज रेट इधर आएंगे। हम्म हम्म, आठवां साइन ने बोला, हाँ आठवां ही है। कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। सप्लाई ऑफ लेबर लिखना लेकिन यहाँ पे, ये शेप कैसी लग रही है, कौन सी शेप है ये? आधा ट्रेपिज्म, बैकवर्ड स्लोपिंग, हम इसको बोलते हैं बैकवर्ड बेंडिंग स्लोप, याद रहेगा। बैकवर्ड बेंडिंग कर्व या स्लोप, कुछ भी बोल। जो हमारा लेबर, जो हमारा सप्लाई का कर्व होता है वो कैसा होता है, अपवर्ड। लेकिन जो सप्लाई फॉर लेबर की बात हो रही है, पेपर में पता ही क्या होगा, एमसीक्यू में टॉपिक वाइज तो एमसीक्यू आते नहीं है पेपर में, तुम्हें सप्लाई फॉर लेबर देगा और तुम सप्लाई सोच के अपवर्ड स्लोपिंग टिक, यही होता है पेपर में, एक्चुअल में यही होता है पेपर में। इसलिए इसको अलग से क्लाउड में या फिर स्टिकी नोट्स पे लिख लो। इस वाले पार्ट को, चलो आगे। हो गया? चलो, हो गए, मैंने वो भरा ही नहीं था, 3। कल मेरे पे लाइब्रेरी के लिए फोन किसका आया था, निशा का। लाइब्रेरी नवयुग मार्केट में, मैंने पहले भी बताया था, सबके लिए मैं बता रही हूँ, और सीए वाले स्टूडेंट्स के लिए वो लाइब्रेरी के सिर्फ 500 चार्जेस होते हैं पर मंथ। वो पूरे वीक खुलती है 8 to 8, मतलब 8 AM to 8 PM। और एग्जाम्स के टाइम पे अगर तुम लोग चाहो तो ब्रांच से रिक्वेस्ट करके वो टाइम एक्सटेंड भी करवा सकते।
वहाँ पे तुम्हारा CRO नंबर चाहिए होता है, मतलब जब तुम रजिस्ट्रेशन वहाँ करवाओगे, मतलब फीस सबमिट करोगे, तो स्लिप पे CRO नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, वो CRO नंबर दोगे तो ही, और वो क्रॉस वेरीफाई भी होता है ब्रांच से CRO नंबर तुम लोगों का, तो CRO नंबर देकर ही तुम वहाँ पे बैठ सकते हो, ये वाली चीज़ होती है। बट वहाँ माहौल बहुत अच्छा है, ऊपर से तुम लोगों को मतलब एक्सपोजर बहुत मिलेगा, सीनियर से बात करोगे तो तुम्हें CA के बारे में और जानने को मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, XYZ फैक्टर्स, तो जाना चाहिए। तो अब घर में फिर भी मेरे अकॉर्डिंग तो घर में पढ़ाई नहीं होती इतनी अच्छे से जितनी लाइब्रेरी में हो जाती है, ये वाली बात रहती है। चले आगे। चल, थर्ड फैक्टर हमने कौन सा पढ़ा हमारा? कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? और मनी इंट्रोड्यूस करते हैं, मनी इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो क्या बनता है हमारा? इसको हम बोलते हैं हमारा प्रोड्यूसिंग फैक्टर, क्योंकि इसी से तो हमारी प्रोडक्शन हो रही है एक तरह से देखा जाए तो, हाँ या ना? ये हमारे पास हमारी सारी धन दौलत है, यानी कि इसे मैं क्या बोलूंगी, हमारी क्या है ये, वेल्थ है। इसका कुछ टुकड़ा उठाया, ये मेरी क्या बनी, यानी कि तुमने बोला मेरे पास 10 करोड़ रुपए हैं तो वो तुम्हारी कैपिटल नहीं है। क्लियर है बात? तुमने बोला मैंने अपने धंधे में 10 करोड़ लगाए हैं तो क्या वो तुम्हारी कैपिटल है? क्लियर हो गई ये बात? लिख लो, बना लो इसको। यानी कि जो 10 करोड़ की अमाउंट है, इससे तुम्हें कहीं ना कहीं क्या करना है, फर्दर प्रोडक्शन करना है। क्या करना है? चलो आगे। क्या कैपिटल एवं ही आ जाएगी? कहाँ से आएगी कैपिटल? ओनर के पास भी कैसे आएगी? कमाने से। कमाएगा तो वो बिजनेस से ना, कमाएगा तो वो बिजनेस से, लोन में भी तो कहीं ना कहीं से पैसे डालेगा। लोन लेने के लिए भी तुम्हारी कुछ ना कुछ वेल्थ तुम्हारे पास होनी चाहिए, तभी तुम्हें लोन मिलता है। यानी कि अराइज फ्रॉम सेविंग्स, जो तुम्हारी सेविंग्स है तुम उसी का कुछ पार्ट तो कैपिटल बनाओगे या नहीं बनाओगे? हाँ या ना? भाई कमाओगे तो धंधे से, धंधा तो अभी तुम्हारा शुरू ही नहीं हुआ, कैपिटल तो शुरू में लगती है। हाँ या ना? सेविंग्स तुम्हारी क्यों, सेविंग्स तुम्हारी अपनी सेविंग्स नहीं है अभी भी, क्या तुम कमा रहे हो? फिर हाँ, ये भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि ये प्रोड्यूसिंग फैक्टर है। कह सकते हैं लोन से भी होती है, बट तुम्हें लोन को रिफंड भी तो करना है, रीपे भी तो करना है, सेविंग्स को तुम्हें रीपे थोड़ी करना है। आइयो जी, 10 करोड़ है वो। हे भगवान। चलो, क्या कैपिटल तुमने कहीं से बनवाई है या खुद बनाई है? बनाई है ना, यानी कि क्या है वो, प्रोड्यूस्ड मीन्स है। प्रोड्यूसिंग फैक्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि वो क्या है, प्रोड्यूस्ड मीन्स है। हाँ, क्योंकि दोनों पेपर में आ सकते हैं। चलो आगे। तुम कैपिटल को कब मेजर करते हो, पूरे साल? फिर एक पॉइंट पे, कौन सा पॉइंट? एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को हम मेजर करते हैं हमारी कैपिटल। याद है, बैलेंस शीट में तो दिखाते हैं हमारी कैपिटल। यानी कि कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? एक्यूरल किसने बोला? एक्यूरल कहाँ से आ गया यहाँ पे, अकाउंट्स घुसेड़ दी?
स्टॉक या फ्लो कॉन्सेप्ट होता है यहाँ अकाउंट्स में, इको में तो फ्लो यानी कि जो हम पूरे टाइम मेजर कर सकते हैं, और स्टॉक यानी कि जो हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं। चले लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये बताना अब। क्या ये कैपिटल है या नहीं है? Some resources are lying idle. आइडल यानी कि किसी काम के नहीं, बस रखे हैं। कैपिटल है? मैंने क्या बोली, हाँ कहाँ लिखा यूज होएगी? याद रहेगा। चले आगे। कैरेक्टरिस्टिक्स तो हो गई, लेकिन इसमें 2 पॉइंट्स और हैं कैपिटल में। हाँ 5 का है, 4 ही तो है। हाँ इसको तुम 2 कर लो, 5 है। और ये भी है, ये फर्दर प्रोडक्शन में काम की जाती होती है। जो यहाँ लिखा है वो सब इम्पोर्टेंट है, मान लो। चलो आगे चलो। चलो पीछे, बीच में, चलो। जो हमारी कैपिटल है ना, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं। इसको कैसे बनाओगे? तुम्हें निकालना है 8 एरोज, तो ऐसे निकालना कि उसमें तुम डिफरेंस भी कर पाओ। यानी कि ये ऐसे, ऐसे और ऐसे नहीं, 2 अलग, 2 अलग, 2 अलग, 2 अलग, 4 कॉलम्स बनाने हैं और उसमें 2 आने चाहिए। और ज्यादा लंबा नहीं, बस एक एक एग्जाम्पल लिखना है तुम्हें, आ जाएगा। हाँ ये क्या करा है? हाँ आ जाएगा। हाँ बनेगा ना, ऐसे, ऐसे बनाना है, बन जाएगा, आ जाएगा, सही में आ जाएगा। एक एक वर्ड लिखना है बस। पहले बना लो, मैं तो नाम लिख रही हूँ। हाँ बोर्ड उधर वाला ज्यादा अच्छा चलता है, उधर वाला, वो नीचे थोड़ा सा नीचे भी लगा, मतलब अच्छा चलता है वो। क्या? देखो मैं इनको डीपली एक्सप्लेन तो नहीं करूंगी, तुमने ऑलरेडी अकाउंट्स में पढ़ी हुई है, हाँ या ना? हाँ या ना? मैं इसमें एग्जांपल दूंगी और एग्जांपल तुम लोग खुद फ्रेम करना। सिर्फ ऐसे बस एक वर्ड यहाँ, इतना सा बनाना है ये। फिक्स्ड कैपिटल कौन सी हो सकती है? जैसे मशीन, प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब हमारी क्या है? फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि फिक्स हो गई है। क्लियर है बात? वेरा सर्कुलेटिंग कैपिटल कौन सी हो सकती है? मनी, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल बार बार आना जाना लगा रहता है, हाँ या ना? तो रॉ मटेरियल हमारा सर्कुलेटिंग का एग्जाम्पल बन गया। और इसको तुम बड़ा बड़ा भी मत लिखना, बस ऐसा लिख देना यहाँ पे क्या? रॉ मटेरियल, और यहाँ पे क्या तुम्हारी? मशीनरी।
बस ऐसे लिखना है तुम्हें इसको, डायग्राम को। बात करते हैं टैंजिबल और इंटैंजिबल की। टैंजिबल यानी कि जिसे छू सकते हैं, इंटैंजिबल जिसे हम छू नहीं सकते। टैंजिबल कैपिटल जैसे प्लांट मशीनरी, सेम एग्जांपल रिपीट हो गया। इंटैंजिबल जैसे गुडविल, कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये हमारे एग्जांपल क्या बनते हैं इंटैंजिबल कैपिटल के। लिख लो। रियल कैपिटल और तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल, रियल कैपिटल कौन सी होगी? फिजिकल। ह्यूमन में आएंगे लेबर, जहाँ पे ह्यूमन स्किल्स इन्वॉल्व करें वहां पे हमारे ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में हमारे आएंगे ह्यूमन रिसोर्स, लेबर, तुम्हारा मजदूर, हर चीज तुम्हारी ह्यूमन कैपिटल में आ जाएगा। वेराज जो तुम्हारा रियल कैपिटल होगी, रियल कैपिटल में कौन से आएंगे? जैसे प्लांट मशीनरी, अगेन मशीनरी, जो चीजें दिख रही है रियल है। लास्ट आती है इंडिविजुअल और सोशल, यानी कि ये मेरी फैक्ट्री है, इंडिविजुअल कैपिटल मैं आ रहा है वहां पे। वेराज जो तुम्हारी वो होगी कौन सी? सोशल। सोशल यानी कि हमारी रोड है, हमारी कैपिटल है। क्लियर है बात? लिख लो। मेरी फैक्ट्री है, मैं लिख लो बस मैं, और वहां पे सोशल में लिख लो हम। क्या रोड को तुम कह सकते हो मेरी रोड है? रोड कैपिटल में आ जाएगी, बट क्या रोड मेरी है? नहीं है, तो रोड हमारी है। जो तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर की रोड होती है, फैक्ट्री के अंदर रोड्स बनी हुई होती है, देखिए कभी? बहुत अलग अलग, मतलब मैं कह रही हूँ सिटी से अच्छी रोड्स फैक्ट्री के अंदर होती है। वहां पे इतनी क्लीनलीनेस मिलेगी, इतनी प्यारी, बहुत अलग लेवल की। स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, लेबर। अब की बात जाएगी ना इंडस्ट्रियल विजिट, तो मैं तुम सबको बताऊंगी, तुम सब चलना मेरे साथ। लास्ट ईयर गई थी स्पार्क मंडा में, आईसीआई लेके गया था फ्री ऑफ कॉस्ट। वहाँ खाना पीना भी मिलता है। मजाक से हटके, रियल में लेबर नहीं आएगा, वो ह्यूमन कैपिटल में आएगा। रियल दिख रहा है बट रियल में तुम्हारा वो नहीं आएगा जो सांस ले रहा है। हाँ ये मान लो, क्योंकि तुम रियल और ह्यूमन में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो तुम ह्यूमन को रियल में नहीं मान सकते। हाँ सोशल, हम लिख लो बस, हम और मैं लिख लो उसमें, मैं और हम लिख लो, बहुत है। ये पेपर में इतना रेलेवेंट भी नहीं है, बट बुक में इसलिए लिखवाना पड़ता है ये। चलो चले, क्या हुआ? मेरी बुराई करी? नहीं नहीं करी, भरोसा तुम्हारा कुछ नहीं है। चलो आगे चलो। हाँ वो भी हम सोशल में आएगी। तुम, वो तुम सबकी है ना, तुम पढ़ रहे हो तो तुम ये तो नहीं कह सकते कि हाँ ये मेरी नहीं है। यार अब तुम किसी को रोड पे गाली देते हुए चलो तेरे बाप की सड़क है क्या, तो वो तो चीज ही अलग हो गई, लेकिन सड़क तो सबकी है। हाँ या ना? तुम यहाँ पे रोड लिखो ही मत, मैंने क्या बोला इंडिविजुअल और सोशल में, यहाँ पे लिखो मैं और यहाँ लिखो हम। एक बात बताना, निहाल में गुस्सा बचाने की क्या बात आ रही है? जो निहाल बोलेगा तुम वो लिखोगे, तो मैं बोलूंगी उसने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना एग्जाम्पल लिखा है, तुम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए अपना एग्जाम्पल लिखो। नोट्स क्यों बनवा रही हूँ मैं यहाँ पे? किसी और की देख के बनाने के लिए? हद है बिल्कुल। सुनना ना सुनना तो तुम्हारे हाथ में है, लगने के ऊपर तो बतानी फिर क्या क्या लग सकता है। चलो आगे।
चलो, कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होती है बताओ, लास्ट पॉइंट है कैपिटल का। इन्वेस्टमेंट से होती है। और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को हम बोल सकते हैं कि सस्टेन्ड इंक्रीज, लिख लो ये वर्ड तुम्हारे कीवर्ड है, सस्टेन्ड इंक्रीज इन रियल कैपिटल। रियल कैपिटल कौन सी पढ़ी अभी हमने, उसी से तो प्रोडक्शन होगी, हाँ या ना। यानी कि अगर रियल कैपिटल बढ़ेगी तो ही तो तुम्हारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, तो फिर वही तुम्हारी इन्वेस्टमेंट का पार्ट बनता है। तुम इन्वेस्ट करोगे अपनी फैक्ट्री में तो तुम किस में करोगे, मशीन में ही तो करोगे, न्यू टेक्नोलॉजी में ही तो करोगे, हाँ या ना। कैरेक्टरिस्टिक नहीं, कैपिटल फॉर्मेशन का एक पूरा अलग पार्ट है। नहीं, लिख लो पहले। और इन्वेस्टमेंट कैसे आती है, पहले करते हैं हम क्या, सेविंग्स। पैसा कितना कमाया था, 10 करोड़, 1 करोड़ क्या रखा पॉकेट में, 9 करोड़ क्या कर दिया, फिर से इन्वेस्ट कर दिया मशीन्स में। इसको जी मत समझना अब। 1 करोड़ जो तुमने बचाया, क्या तुम उसे ये नहीं सोचोगे कि तुम्हें इस इनकम को मल्टीप्लाई करना है, हाँ या ना। तुम इसको कहाँ करोगे, इन सेविंग्स की मोबिलाइजेशन करोगे। मोबिलाइजेशन को मैं क्या बोल सकती हूँ कि अब तुम इस पैसे को कहाँ रखवाओगे, बैंक के पास रखवाओगे। फिर मोबिलाइजेशन करने के बाद जो तुम पे पैसा आएगा उसको तुम क्या कर दोगे, इन्वेस्ट कर दोगे। 9 करोड़ इन्वेस्ट किया बट वो तुमने फैक्ट्री में किया, मनी मल्टीप्लाई करने के लिए नहीं किया। हाँ, ये पूरी साइकिल पेपर में कैसे आएगी, सेविंग्स के बाद क्या हो रहा है ऑप्शन दे देगा, मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स के बाद क्या हो रहा है ऑप्शन दे देगा। हाँ, चलो आगे। कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर ही लिखवा देता वीवीआईपी, जहां हमने फीचर्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे थे वही वीवीआईपी लिखवाते। मैंने बोला था एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में। जो तुम्हारा वो है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जहां फ्लो चार्ट बनाया है एक। चलो आगे चलो, वंश आदर्श। करियो में पेज आगे। आराम से करना है, उसका टायर पीछे का बिल्कुल वो हो रहा है, मेरे को भी हवा भी भरवानी है उसमें। बैच ओवर हो गया क्या भैया भी, ये भी सही है। कहाँ से लाओगे, कहाँ से लाओगे, भैया पहले वो तो कर ले। नहीं चले, नहीं पढ़ने चले, क्या हो गया। नेक्स्ट लास्ट हमारा पॉइंट, 9 करोड़ हमने ऑलरेडी, मतलब ऐसा होता है ना कि बिजनेस में लगाना होता है, नया रॉ मटेरियल लाना है, नया मटेरियल लाना है, तो वहां पे 9 करोड़ वहां डाल दिया खर्चे पूरे करने के लिए, एक्सपेंडिचर्स पूरे करने के लिए, ठीक है। लास्ट पॉइंट, एंटरप्रेन्योर। बताओ जरा। एंटरप्रेन्योर का हम और क्या बोल सकते हैं, बिजनेसमैन नहीं बोल सकते। हम्म, या पानी सही में नहीं है बाहर, बिल्कुल भी नहीं है, मैं बॉटल भी नहीं भर के लाई थी अपनी। चलो आगे।
एंटरप्रेन्योर क्या होता है? इसका दूसरा नाम होता है हमारा ऑर्गेनाइजर, या हम इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं रिस्क टेकर। प्रमोटर अलग है, इनोवेटर भी होता है, बट इनोवेटर नहीं बोल सकते हम इसको, रिस्क टेकर का नाम इनोवेटर ही होता है एक तरीके से, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। और हमारा मैनेजर, ये क्या कर रहा है? जितने भी हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पहले पढ़े, कौन कौन से, लैंड, लेबर और कैपिटल, ये उनको मोबिलाइज करता है। कैसे? ये तुम्हारा बिजनेस है, ये तुम्हारा बिजनेस है, पूरी लैंड है, यहाँ लेबर भी खड़ी है, यहाँ तुम पे पैसा भी है, क्या ये अपने आप काम कर सकते हैं? उन्हें कोई इंस्ट्रक्ट करने वाला भी तो होना चाहिए, हाँ या ना? तो जो इंस्ट्रक्ट कर रहा है बड़ा आदमी, वो क्या है? हमारा एंटरप्रेन्योर। क्लियर हो गई बात? चले आगे, ये डायग्राम भी बना लेना। नहीं, अब 3 फैक्टर्स यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल। इसके 3 बेसिक पॉइंट्स आते हैं हमारे। ये क्या कर रहा है? इनिशिएट कर रहा है बिजनेस को, हाँ या ना? जितने रिस्क होते हैं उन्हें बियर करता है, और सारी अनसर्टेनिटीज को टैकल करता है। चले आगे, हाँ हाँ, ये बना लो अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो ये एंटरप्रेन्योर ही तो है, इसके बिना क्या करेंगे ये तीनों? इनिशिएट बिजनेस, थोड़ा सा क्या हुआ है? इशारों में बात कर रहे हैं मैं और याशिका, क्या हो गया? जलन हो रही है इन्हें, है ना? ओह, चलो, मेन 3 ये होती है। अभी वो हम उसके फंक्शंस पढ़ेंगे ना, तब वो क्लियर हो जाएंगी। 3 ही होती है मेन, वो भी। काय को खत्म है, वही खत्म। हाँ, अभी वही तो इशारों में बात कर रहे थे हम। चलो, ओहो, इशारे पढ़ लिए, क्या ढंग से नहीं लिखा? कौन सा ई का डी लग रहा है? ये 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 इनिशिएट्स है, अनसर्टेनिटीज है, सॉरी सॉरी, अरे वो मैंने ऊपर से बोल दिया ना, अनसर्टेनिटी तो लिखा है। ऐसे मत बोलो यार, राइटिंग का ही वो है। ठीक है, चले आगे। तो विवेक भाई की राइटिंग सुंदर है यार, ऐसी बुरी नहीं है। नहीं, मुझे तो अच्छी लगती है विवेक की राइटिंग। तो इसमें आईएससी का रोल क्या है? तो आईसीएससी तो मैं भी पढ़ी हूँ 10th तक, तो हद है।
चलो आगे चलो, वो आई नहीं ना कोचिंग बहुत बार इसीलिए। चलो आगे चलो। हाँ 9th और 10th में आ जाती है कॉमर्स और कंप्यूटर्स में ऑप्शन। तुम्हारे में नहीं आया? तुम्हारे में होली चाइल्ड में तो आ गई थी। वो तो अब आया है लेकिन स्टार्टिंग से है ये 9th और 10th में होली चाइल्ड में कॉमर्स और कंप्यूटर्स में ऑप्शन था, तो मैंने कंप्यूटर्स नहीं ली थी, मैंने कॉमर्स ही ली थी। प्रॉपर तीनों सब्जेक्ट्स को ओवर ब्रीफ देते थे, जैसे जीएएपी वाला चैप्टर आ गया और तुम्हारा बिजनेस में स्टाफिंग और वो सब आ गया, वो सब चीजें आ जाती थी। हाँ अकाउंट्स में तुम्हारे वो एनपीओ वाला पार्ट, मतलब बनाने के लिए नहीं, उसकी थ्योरी थ्योरी पूरा 80 मार्क्स का 100 मार्क्स का फुल फ्लेजेड पेपर आता था, मेरे 100 में से 100 थे। और क्या ऐसी चीजें तो फ्लेक्स करती हूँ मैं। चलो चलो आगे चलो, तुम्हारे लिए वेट कर रही थी यार मैं तो। नेक्स्ट लिखो, फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर। यहाँ पे इंसान आएंगे। इस चैप्टर में कौन कौन से इंसान हमने पढ़ लिए? क्या करा उन्होंने? कौन सी डेफिनेशन दी थी? कौन सी डेफिनेशन दी थी? मैंने अब क्या कहा है? तुम ना सीधे मत बन के दिखाया करो, हंसते तुम भी हो, तुम्हें कंट्रोल करनी आ जाती है हंसी। मारो दूसरे को मारो। ओह, मुझे आज तक नहीं आया। अच्छा 11 12 में क्लासेस लगती होंगी हंसी कंट्रोल करने की। साई को गुस्सा आ गया ना, वो बजा देगा तुम सब में, बजा देगा अपनी इंग्लिश से सबको। डिस्काउंट डिस्काउंट डिस्काउंट। चलो फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेन्योर, सबसे पहला फंक्शन अभी लिखवाया था, इनिशिएट कर रहा है किसको? नेक्स्ट अभी लिखवाया दूसरा पॉइंट भी, बियर रिस्क एंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा नया थर्ड पॉइंट, इनोवेशन। तीन ही है, और इनोवेशन का पॉइंट दिया है किसने? स्कम्टर ने। हाँ उसने बोला था कि अगर तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हें इनोवेशन करनी ही करनी पड़ेगी। अभी एक और नाम आएगा। हाँ तुम भी बोल दो ऐसा कुछ, क्या पता तुम भी फेमस हो जाओ। नहीं नहीं, ये नहीं यार। अरे यार राजू तुम बोल दो, क्या पता कल को वंश को और आदर्श का नाम आ रहा है। हाँ मतलब उसने थ्योरीज दी थी, बट ये तुम्हें अब थ्योरी तो मैं पढ़ाऊंगी नहीं ना यहाँ पे, तुम याद भी नहीं करने वाले थ्योरीज। कि अगर तो तुम एंटरप्रेन्योर हो तो तुम्हें इनोवेशन करना ही करना पड़ेगा। शार्क टैंक में जितने भी प्रोडक्ट्स आए, क्या वो प्रोडक्ट्स बने के बनाए प्रोडक्ट्स आए हैं? भाई कुछ ना कुछ तो नया उन प्रोडक्ट में था या नहीं था? आया ना, कुछ ना कुछ तो नया था ना, कुछ ना कुछ उनकी यूएसपी रहती है। आया ना, यानी कि जो इनोवेशन तुम कर रहे हो उसको तुम बोलते हो, यानी कि तुम एक एंटरप्रेन्योर हो। ये स्कम्टर ने बोला कि अगर तुम एक एंटरप्रेन्योर बनते हो तो एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन में क्या डिफरेंस रहना चाहिए? यही तो डिफरेंस है कि इनोवेट कर रहा है वो, कुछ ना कुछ नया कर रहा है। क्लियर हो गई बात? फिर हमारा एक इंसान और था, पहले ये लिख लो। क्या होगा? होता तो क्या पता इसकी मूर्ति यहीं पे लग रही होती है अभी। मैं क्यों लगाती?
भगवान बन चुका होता है इस टाइम इकोनॉमिक्स का वो, ऑनलाइन क्लास चला रहा होता है वो। देख लो रोजी रोटी बिगड़ जाती सबकी है। मेरे को तो लाइब्रेरी पहुंचा दिया। चलो आगे चलो। चलो अब मुझे एक बात बताओ, मैं यहाँ पे ये पॉइंट को इरेज मत करना ना, तुम इस पॉइंट से इसको निकालना, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ठीक है। वो अनसर्टेनिटी को बियर करेगा, हाँ या ना। जो हमारे रिस्क होते हैं वो फॉरसीन होते हैं, पता है कि होंगे ही होंगे, बट अनसर्टेनिटी हमारी अनफॉरसीन होती है, यानी कि हमें पता नहीं कि होंगी या नहीं होंगी। क्लियर होती है बात सबको? यानी कि इसको टैकल करने के लिए उसे कुछ तो मिलना चाहिए। यानी कि हमारा एक नया इंसान आया था, क्या था, फ्रैंक नाइट। अब इसको तुम कुछ भी कर सकते हो। जो फ्रैंक नाइट है उसने बोला कि अगर हमारा एंटरप्रेन्योर एक अनसर्टेनिटी को टैकल कर रहा है तो उसके लिए उसे प्रॉफिट मिलना चाहिए। वो क्यों देगा प्रॉफिट? यानी कि जो प्रॉफिट अर्निंग हो रही है वो बेसिकली इसके काम करने से नहीं हो रही, उसके अनसर्टेनिटी बियर करने से हो रही है। तो तुम यहाँ पे पूरी स्टेटमेंट लिखोगे, प्रॉफिट इज रिवॉर्ड ऑफ, वेरी गुड। बस यही दो है अभी फिलहाल तो, अभी आगे आएंगे 5-6। हाँ मैंने इस चीज के लिए पहले ही वार्निंग दे दी थी कि अब क्लासेस लंबी रहेंगी अगर ऑल्टरनेट डे लेनी है, नहीं तो फिर डेली रख लो क्लास, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। क्यों पढ़ाऊंगी, टीटीएस तो लंबाई पढ़ाऊंगी जैसे पहले चलती थी पेपर से पहले मेरे। फ्रैंक राइट ने बोला कि अगर तुम अनसर्टेनिटी बियर करते हो, क्लियर है, अनसर्टेनिटीज को टैकल करते हो, तो उसके लिए तुम्हें प्रॉफिट मिलना चाहिए। क्लियर है? यानी कि प्रॉफिट तुम्हारा किसके लिए है, सिर्फ अनसर्टेनिटी बियर करने के लिए, और किसी काम के लिए प्रॉफिट नहीं मिल रहा तुम्हें, वो तुम्हारा रिवॉर्ड है। चलो आगे। अब तो इंसान ही इंसान आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ी सी लंबी, 8 इंसान आ रहे हैं रास्ते में। चले आगे चले, लिख कर दो आगे पेज। फियर्स रिस्क, ये फॉरसीन है या अनफॉरसीन है, सुनोगे तो समझ में आएगा डंडा क्यों खींचा। मुझे गर्मी लग रही है, पीछे पहुंच जाओ, पीछे आकाश के साइड वाली सीट तो हटा लो, वहां पहुंचो। वहां तो बहुत वहां गर्मी लग रही होगी, सही लग रहा है वहां। शिमला नहीं है, मुंबई है। मुंबई में मॉडरेट टेम्परेचर रहता है ऑल ओवर द ईयर, वहां पे हाईएस्ट टेम्परेचर 30 डिग्री जाता है, 30 30 35 30 35 बस। वो भी इस साल क्या है, हाईएस्ट ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। मिनिमम भी ऐसे ही रहता है वहां पे 20, बस 20 25, वहाँ बिल्कुल मॉडरेट रहता है टेम्परेचर। चलूँ आगे, चलूँ चलूँ, वो भी लिख रहा है। अब हमारे आते हैं एंटरप्राइज के ऑब्जेक्टिव्स। पांच तरीके के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ नाम लिख रही हूँ उन पांचों का, आगे डीप एक्सप्लेनेशन है। ऑर्गेनिक, इकोनॉमिक, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल, एक और था सोशल। फ्लो चार्ट बना लो, फिर इन टॉपिक्स के अलग अलग सब पॉइंट्स हैं, इन्हीं में इंसान आएंगे।
हेडिंग। आगे चलूं? इतना क्यों चलता है बात हमें तो टपर टपर टपर। ओहो, मैंने कौन सी सुनाई? मैंने क्या सुनाई? ऑर्गेनिक, ह्यूमन, सोशल, नेशनल और इकोनॉमिकल। चलो, हेडिंग डालो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, सेंटर पे डालना। ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है, इधर ध्यान दो, ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है कि पहले, सबसे पहले तुम्हें बिजनेस में क्या करना पड़ेगा? सरवाइव करना पड़ेगा, हाँ या ना? पहले सर्वाइवल, उसके बाद हम देखेंगे क्या? ग्रोथ और एक्सपेंशन। क्लियर हो गई बात? यहाँ पे हमारा एक इंसान आता है आर एल, यार ये एक तो अपने आप आत्मा आती है इसके अंदर, आर एल मैरिस, पता नहीं, लिख लो पहले। याशिका बिल्कुल साथ साथ लिखती है, और यही चीज सिखाई थी मैंने फर्स्ट क्लास में। तो मेरे फेयर नोट्स भी ऐसे ही बनते हैं, मेरे तो फेयर नोट्स भी ऐसे ही बनते हैं। याशिका इतना नहीं सहती मैं, पता नहीं कैसे सह लेते हो यार। चलो, आरएल मैरिस ने दिया था यूटिलिटी फंक्शन, लेकिन इसका यूटिलिटी फंक्शन और क्या था, मार्शल का यूटिलिटी फंक्शन अलग है। अभी पता चल जाएगा। इसने यूटिलिटी को बोला है कि क्या चाह रहे हैं लोग। क्लियर है बात? छोटा कर दूं मैं इसको? आरएल मैरिस कहता है या कहती है, जो भी है पता नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो दो तरीके के लोगों में टूटा हुआ है। कौन कौन? अच्छे और बुरे, पहले समझे फिर लिखें। चलो, हमारा जो बिजनेस है वो दो तरीके के लोगों में डूबा हुआ है, बटा हुआ है। पहला होता है ओनर्स। ओनर्स को क्या चाहिए होता है? अगर मैं ओनर्स की यूटिलिटी देखूं, प्रॉफिट चाहिए, और रिस्क मैनेजमेंट क्या कह सकते हैं, एक्सपेंशन कह सकते हैं, और और हमारे जो ओनर से अलग लोग होते हैं वो कौन से होते हैं? लेबर। लेबर को हम क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? सिनोनिम्स नहीं मांगे मैंने। हमारा बिजनेस है, एक तो होता है हमारे ओनर्स, दूसरा होता है हमारा मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में ही सब आ गए, एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयर, सब चीजें आ गई। अगर मैं बात करूं मेरे ओनर्स की यूटिलिटी की, यूटिलिटी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि अगर मैं बात करूं हमारे ओनर्स की यूटिलिटी की, तो ओनर्स को क्या चाहिए? प्रॉफिट। मेनली तो उन्हें प्रॉफिट चाहिए, और क्या चाहिए? एक्सपेंशन चाहिए उन्हें, अपने बिजनेस की ग्रोथ चाहिए, हाँ या ना? लेकिन अगर मैं बात करूं मैनेजमेंट की, तो मैनेजमेंट को क्या चाहिए? सैलरी, हाँ, जॉब सिक्योरिटी, और
इंसेंटिव्स तो हमारे सैलरी का ही पार्ट बन गए, वो हमारे सैलरी में ही आते हैं। जब तुम पढ़ोगे इनकम टैक्स तुम उस पर पढ़ोगे। वो पूछो। ओनर्स मैनेजमेंट का पार्ट नहीं बनते, टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, लेकिन फिर भी हम उन्हें ओनर्स को अलग रखते हैं, मैनेजमेंट वाले पार्ट को अलग रखते हैं। तुम सेल्स मैनेजर को ओनर नहीं कह सकते, मैनेजमेंट के अंदर आता है, बट तुम मैनेजमेंट को ओनर नहीं कह सकते ना। मैनेजमेंट के अंदर ओनर आते हैं, बट स्टिल ओनर की जो यूटिलिटी है वो अलग है, मैनेजमेंट की यूटिलिटी बिल्कुल अलग होती है। जो सेल्स मैनेजर होता है उसे तो एट द एंड सैलरी चाहिए, उसे थोड़ी बिजनेस का प्रॉफिट चाहिए। फिर वैसे ओनर्स तब भी नहीं होते, टॉप लेवल मैनेजमेंट में ओनर्स तब भी नहीं होते, सीईओ सीएफओ आते हैं वहां पे, और सीईओ सीएफओ तुम्हारे ओनर्स नहीं होते, वो भी जॉब पे होते हैं। और कुछ डायरेक्टर्स होते हैं, और जरूरी नहीं होता कि डायरेक्टर भी हो, बहुत होते हैं, बट स्टिल बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एम्प्लॉयड किए जाते हैं एज सीईओज या सीएफओज। चले आगे, लिख लिया। इनकी यूटिलिटी अलग है, इनकी यूटिलिटी अलग है, इसलिए हम इन दोनों की यूटिलिटीज को क्या बोलते हैं कि डाइवर्जेंट है। क्या है? इन्हें अपनी यूटिलिटी बढ़ानी है, इन्हें अपनी यूटिलिटी बढ़ानी है, हाँ या ना? यानी कि दोनों की सोच क्या है? डाइवर्जेंट है, यानी कि बिल्कुल अपोजिट है, अलग है। चले आगे, दिख रहा है ना अगर मैं छोटा कर रही हूं तो? लिख लिया। अब तुम खुद सोचो, इनकी भी यूटिलिटी बढ़ रही है, इनकी भी यूटिलिटी बढ़ रही है, तो ऑल ओवर फर्म में क्या हो रहा होगा? फर्म में तो ग्रोथ हो रही होगी, फर्म में ग्रोथ हो रही है, तो कहीं ना कहीं मैं ये नहीं कह सकती अब कन्वर्जेंस आ गया। भाई अगर फर्म में ग्रोथ होगी तो इनके भी सब पूरे हो जाएंगे अरमान, और इनके भी सब अरमान पूरे हो जाएंगे। यानी कि पहले आता है डाइवर्जेंस, फिर आता है क्या? कन्वर्जेंस। क्लियर है बात? यानी कि एंड में दोनों खुश हो रहे हैं। हाँ, अब ये इतना ही था ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स। ऑर्गेनिक खत्म हुआ है अभी, या मेन मेन बड़े दो ही हैं, ऑर्गेनिक और इकोनॉमिक। ज्यादा नहीं बचा, थोड़ा ही बचा है, 2 पेज और है बस मेरे रजिस्टर में तो। चलो आगे, चलो आगे। नेक्स्ट, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इकोनॉमिक का मतलब क्या हो गया? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव में कौन सा ऑब्जेक्टिव आता है? क्या करोगे तुम? वाह, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया। देख के तो मैं भी बोल दूंगी। इकोनॉमिक यार इतनी तो बुद्धि खुद लगाओ। 11th से पहले भी अगर तुमने कहीं पे भी इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव सुना, सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पैसा आता है यार, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमम। तुम तो हमेशा वही चीज बोलते हो जो बोर्ड पे लिखी हुई होती है, और पता नहीं मन में ही बोलते हो, शायद मुंह में ही बोल के, और तुम अपने अंदर ही खा जाते हो उन वर्ड्स को। इन्फ्लेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहाँ से सेम है? इन्फ्लेशन क्या होता है और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या होता है? बढ़ोतरी नहीं होता, महंगाई होता है। बढ़ोतरी का मतलब होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, दोनों वर्ड्स बिल्कुल अलग हैं। वाओ। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई आना, उसे बोलते हैं इन्फ्लेट होना। चाय मतलब चीनी के दाम बढ़ गए ना, कि इन्फ्लेशन आ गया, ऐसा होता है। और आज की डेट में इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आ रहा है, और अगर वॉर ऐसे ही चलता रहा तो इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा आएगा। हाँ बढ़ेगा, बढ़ेगा बट अभी। और मैंने क्या बोला था? गोल्ड महंगा होगा। क्या पहुंचा गोल्ड?
एक टच हुआ था या नहीं हुआ था बीच में? अभी होगा। एक हो गया था, एक 5 भी हो गया था, वो भी हो गया था। अब घटा है थोड़ा। और वॉर ऐसे चलता रहा तो गोल्ड क्या पता 2 भी टच कर जाए। मैंने बोला कि 26 तक बढ़ेगा। 27 में घटना शुरू होगा। 27 में घटना शुरू होगा। 27 में दुनिया ही खत्म है, तो क्यों पढ़ रहे हैं हम सीए? तो क्यों पढ़ रहे हैं हम सीए? मुल्ला जी? कौन से मुल्ला जी? कौन बोलता है? और क्या इतनी मेहनत करनी क्यों है? इस टॉपिक पे करेंगे अभी डिस्कस क्लास के बाद, मुझे याद दिलाना, क्योंकि ये मैंने भी कहीं पढ़ा है। बताऊंगी ना। पहले पहले नहीं नहीं, ये तो मैंने भी सुना है, सुना है ये। मछली है वो। मैंने साइंस नहीं पढ़ी। जियो। तो वो भी 7th 8th तक ही तो पढ़ते हैं। हाँ 10th तक पढ़ते हैं, लेकिन 10th में टोपो शीट आ जाती है ना। आईसीएससी में तो टोपो शीट आ जाती है। तो फिर भी उसमें वो थोड़ी पढ़ाते हैं इधर उधर की, है करंट परंट विंड्स पढ़ाते हैं। अब नहीं याद। आईसीसी में बहुत अलग होता है। आईसीसी में तो पहला चैप्टर वो पढ़ाते हैं, क्लाइमेट वाला। क्लाइमेट वाला जो पढ़ाते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है वो, 20 नंबर का। उसी में टोपो शीट आती है 10th में। बायोलॉजी की नहीं हो रही। बोलना नहीं चाहिए मुझे अब यहाँ पे कुछ। अगर 26 में दुनिया खत्म हो जाएगी फिर कैसे खरीदोगे? वो तो कह रहा है इंडिया ही नहीं था वो। और जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हो ना, यहाँ बैच पे जरूर आना चाहिए, तुम्हें ज्योग्राफी भी पढ़ने को मिलेगी। पढ़ रहे हैं बच्चे, पढ़ रहे हैं। नहीं बच्चे पढ़ यूट्यूब पे बकायदा कमेंट्स भी आता है यार बच्चों के। वाह, ऐसे तो कोई भी बता देगा। चले आगे चले चले। इसमें एक टॉपिक अब ऐसा आ रहा है जो हमारा कॉस्ट पे डिपेंड कर रहा है। कॉस्ट हम कौन सी यूनिट में पढ़ेंगे? हमारी सेकंड यूनिट पे पढ़ेंगे, राइट। तो यानी कि कॉस्ट का जो भी यहाँ पे हम लिंक करेंगे उस पर स्टार बना देना। यानी कि जब भी हम कॉस्ट में वो पार्ट कवर कर लेंगे तो हम वापस से यहाँ पर आएंगे और हम यहाँ पे उस चीज को फिर से स्टडी करेंगे। यानी कि यहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट निकलता है वो 2 तरीके से निकलता है। एक होता है हमारा अकाउंटिंग सेंस से, और एक होता है हमारा इकोनॉमी की सेंस से। क्लियर हो गई? जो हमारा अकाउंट्स की सेंस से निकलता है ना, वो निकलता है हम यहाँ पे टोटल रेवेन्यू में से हम माइनस कर देते हैं हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट कब समझ में आएगी? जब हम कॉस्ट पढ़ लेंगे, याद है। और टोटल रेवेन्यू क्या होता है? पैसे मिल गए, जितना सेल्स का प्रॉफिट आया। प्रॉफिट भी नहीं कह सकते, जितना सेल्स हुआ, जितना हमारा डेबिट वाला क्रेडिट वाली साइड हमें दिखती है वो उसे हम रेवेन्यू बोलते हैं। क्लियर हो गई बात? यानी कि उसमें क्लोजिंग स्टॉक भी एक तरह से देखा जाए तो वो इंक्लूड कर देते हैं, बट स्टिल सेल्स जो होता है, बेसिकली हमारा जो सेल्स होती है हम उसे रेवेन्यू बोलते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसे हम बोलते हैं वो हमारी सेल्स होती है। क्लियर हो गई ये बात? यानी कि यहाँ पे तो हम टोटल रेवेन्यू में से क्या माइनस करते हैं? हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट को माइनस करते हैं। यानी कि जो बाहर वाली कॉस्ट होती है, इंटरनल कॉस्ट को माइनस नहीं करते, वो तभी समझ में आएगा। और यहाँ पे हम माइनस करते हैं हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट। और ये दोनों कॉस्ट कब समझ में आएंगी? जब हम पढ़ लेंगे।
इसलिए यहाँ पे हमारा एक 4 बना दो, या इस पेज पे लगाना है तो साइड में कुछ ऐसी निशानी सी लगा दो जो याद रहे कि ये टॉपिक अभी डिस्कस करना है। गुड, चले आगे। अब इंसान आ रहे हैं यहाँ पे 4, 4 नहीं 6 7 7, हाँ टोटल 8 थे ना, एक तो हो गया आर एल मारस, एक ही तो हुआ है। वो तुम देखो, क्या पता भी कल ही टेस्ट हो जाए चैप्टर 1 का फिर से। फर्स्ट टेस्ट हो चुका है चैप्टर वाइज, और फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट अगर हो गया है इसका मतलब ये नहीं है कि फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट आगे कभी नहीं होगा। फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट इस हफ्ते बोल दिया मैंने, चलो कभी भी हो सकता है, क्या पता कल हो जाए। जो नहीं आया उसका लॉस, जो नहीं आया उसका लॉस। अच्छा तुम मेरे साथ तो ये आर्ग्यू कर रहे हो, अगर अभी विवेक भैया मैसेज डाल दे ग्रुप पे। अच्छा देखो तो याशिका भी नहीं है, देख लेंगे, क्या पता कल हो जाए। अभी तो हफ्ता बच रहा है, फ्राइडे भी है सैटरडे भी है। क्यों बताऊं, क्या पता सेकंड है, मैं तो बोल फर्स्ट हूँ, क्या पता सेकंड कर दूं, मैं यही करूंगी। कभी भी कुछ भी हो सकता है, टन टराना टराना, क्या पता क्या पता सेकंड चैप्टर का हो जाए। फिर अगर अब की बार कम आए, पिछली बार तो भैया बैठे थे डंडा उठा नहीं, अब की बार तो उठ ही जाएगा। और भैया ने मुझे सही बोला, तूने सही डांटा इन सबको, यही बोला भैया ने मुझे। किसी के भी नंबर अच्छे नहीं आए थे उस टेस्ट में, किसी के भी अच्छे नहीं थे। मैंने 30 अबव बोले थे कि 30 अबव आने ही आने चाहिए, और किसी के भी 30 अबव नहीं आए। 35। और तुमने अभी तक ग्रुप पे डाले नहीं है मार्क्स लिख के, इकोनॉमिक्स के नहीं डाले, कहाँ है मुझे शेयर करो, मैसेज पे एक बार डॉट लगा के भेजो कौन से ग्रुप पे डाले हैं। ठीक है दिख गए। अच्छा साई के और आकर्ष के सेमन निहाल के तुम्हें वैसे डालने थे ना, टॉप वाइज डालने थे। और आगे से मार्क्स डालो तो पॉइंट में ही डालना, उससे पता चलेगा कि कितने गलत थे कितने सही थे, ठीक है। चले आगे, चले चले, अब इंसान आ रहे हैं। क्या नहीं कर सकती, क्या क्या चढ़ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं भैया। पहला आता है हमारा H.A. साइमन, नाम बोलो पहले तो, पर्सन है, लोग हिंदी में लिख लो। ओहो, H.A. साइमन लिख लिया। उसने बोला था कि हमें सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चाहिए। रीजनेबल प्रॉफिट क्या होता है, हाँ ऐसा नहीं कि हमें पैसे में खेलना ही खेलना है, वो चीज नहीं बोली, ठीक है। इसने क्या बोला, हमें रीजनेबल प्रॉफिट कमाना चाहिए, और रीजनेबल क्या बना हमारा यहाँ पे कीवर्ड। नेक्स्ट क्या, यस सेकंड, ये तो हमारा फर्स्ट लिख लिया। ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, कैसे बना लो। चले आगे चले, H.A.
क्या बोला? इससे पहले मेरिस ने क्या बोला था? आर एल था, बिना पेज पलटे। यूटिलिटी से क्या था? बिजनेस ओनर और दोनों की यूटिलिटी अलग ही आती है, और बाद में दोनों की यूटिलिटी सेटिस्फाई सेम नहीं होती, सेटिस्फाई हो जाती है। कन्वर्जन के टाइम पे ये भी सेटिस्फाइड है और हमारा ये वाला भी सेटिस्फाइड होता है। क्लियर है बात? आगे चले, अगला नाम देखें। देखें, चलो तो अगला नाम लिखो, बाउमोल्स थ्योरी। हाँ, बाउमोल्स थ्योरी। इसने बात करी है सेल्स मैक्सिमाइजेशन की। इसने पता है क्या बोला है? प्रॉफिट बढ़े ना बढ़े, सेल बढ़ाओ। यही नाम है, बाउमोल। बाउमोल, हाँ, BOUMOL थ्योरी। ठीक है, इसने बोला फॉर एन एग्जाम्पल तुम 1000 यूनिट्स बेच रहे थे, ठीक है, उस पर तुम्हें प्रॉफिट हो रहा था 900 रुपए का। क्लियर? नहीं, उसने बोला कि तुम सेल करो 10,000 की, चाहे तुम्हें प्रॉफिट हो 100 रुपए का। प्रॉफिट देख रहे हो कितना कम हो गया? 1000 यूनिट पे 900 और 10,000 पे सिर्फ 100। वो कह रहा है सेल पे सेल करो, प्रॉफिट का मत देखो। यहाँ हम अंदर के पॉइंट को डिस्कस कर रहे हैं, वो नाम की थ्योरीज ही पढ़ रहे हैं। बिजनेस की वैल्यूएशन बढ़ाना, इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं। प्रॉफिट का मतलब है ही नहीं, सेल्स करो, बस सेल करो। हाँ, प्रॉफिट नहीं लो, नेगेटिव नहीं जाना चाहिए। लॉस में भी बहुत लोग करते हैं, तुमने देखा नहीं शार्क टैंक में इतने बिजनेसेस आते हैं लॉस में होते हैं, करोड़ों में लॉस में होते हैं, ज्यादातर लॉसेस में चलते हैं। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, वो बेसिक चलते ही स्टार्टिंग में लॉस में है। प्रॉफिट तो कहीं ना कहीं जाके 5-6 साल बाद अचीव होना शुरू होता है, वो भी कितना, 1% 2% के नाम पे आना शुरू होता है। और शार्क टैंक देखा करो, ये सब चीजें बहुत समझ में आएंगी शार्क टैंक देखने पे। मजाक से हट के देखना चाहिए। पहले मुझे भी बोरिंग लगता था, मैंने तुम्हें बताया था, मुझे तो वैल्यूएशन निकालनी नहीं आती थी पहले, बट ये देखना शुरू करोगे अपने आप चीजें समझ में आएंगी। और इतनी, वो लोग जैसे पूछते हैं अलग अलग रेशियोज बताते हैं, वो रेशियोज आगे जाके सब पढ़ोगे तुम लोग, तो अभी से समझ में आ जाएगा ना, तो चीजें तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहेगा कि अच्छा ये होता है, इस बिजनेस में ऐसा हुआ था, ये चीजें याद आती हैं। फिर मैंने एक सीजन पूरा देखा था, मुझे सेकंड थर्ड सीजन शायद आया था अभी, मुझे वो देखने का चल रहा है अब शायद। हाँ, तो मैंने फोर्थ नहीं देखा, मैंने सेकंड और थर्ड पूरे पूरे देखे थे, फर्स्ट भी नहीं देखा था जिसमें अश्नीर था, वो भी नहीं देखा था मैंने। मुझे अमन अच्छा लगता है उसमें, बट वो सेकंड और थर्ड सीजन में उसने भी अपनी करवा ली ऐसी तैसी पर्सनल। चले आगे चले, अब 3 नाम इकट्ठे आएंगे। पहले इसलिए यहाँ तक अपने थ्योरीज को थोड़ा दिमाग में बिठा लो, 1 मिनट का टाइम लेके। उससे पहले के प्रोडक्शन की डेफिनेशन किसने दी थी? जेम्स बेट्स। सबने इकट्ठा नहीं बोला, जोर से बोलो सब इकट्ठे। गुड। फिर उसके बाद RL मैरिस, क्या हुआ था? कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्टिव में था ये बता दो। बिजनेस ऑब्जेक्टिव तो भी पढ़ाया ही नहीं, और वो तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। हद है, बिल्कुल हद। अभी कहाँ बच गया है ये? अभी तो 26 भी नहीं हुए, 26 हुए हैं अभी। हाँ, चले आगे चले, आप नाम लिखो, अब पहले नाम लिखो फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। 2x पे कर दूं?
ए बर्ली एंड जी सी मीन्स, कह सकते हैं, नाम साथ में पढ़ने हैं। और इन्हीं के साथ मिलके विलियमसन ने भी थ्योरी दी थी। हाँ, तो इन शॉर्ट कितने जने आ गए अब? 3 हो गए ना, विलियमसन। ये दोनों ने दी, साथ में इसने भी अपनी कुछ टिप्पणियां लगा के अब तीनों की कॉमन विलियमसन थ्योरी बन गई है। नाम भी बोलते हैं, मतलब इसका नाम है थ्योरी, बट इंसान यहाँ पे ये भी आ रहा है। चलो आगे। ना, क्योंकि इसने भी बाद में टिप्पणियां दी थी ना, मुझे क्या पता। हाँ, उसके नाम पे थ्योरी बन गई है। नहीं, तीनों नाम लिखने हैं, तीनों नाम लिखने हैं। मॉडिफिकेशन विलियमसन ने की थी। चलो आगे, तीनों का पूछ सकते हैं। चलो आगे। डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या होती हैं? करो गूगल, करो गूगल, डिस्क्रिशनरी का मतलब क्या होता है, करो गूगल। ये इनकी थ्योरी है। मेरे को तो पता है, करवाया मैंने तुम लोगों से ताकि तुम्हें दिमाग में बैठ जाए। मैनेजर वांट्स टू एंजॉय डिस्क्रिशनरी पावर्स। तुम एक बात बताना मुझे, लीडरशिप पढ़ी थी हमने 12th में, बिजनेस स्टडीज में। हाँ, लीडरशिप में हम ये बोलते थे कि अगर सुपीरियर जो है वो सबॉर्डिनेट को अपनी पावर्स डाइल्यूट करता है, डेलीगेट करता है, पता है डेलीगेट करता है, डेलीगेशन पढ़ा था हमने, डेलीगेट करता है, ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, कहीं ना कहीं जो सबॉर्डिनेट होता है वो सुपीरियर के जैसा वर्क करने की कोशिश करता है, वो अपना बेस्ट देता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे ये अपॉर्चुनिटी लूज नहीं करनी, क्या पता मेरा प्रमोशन हो जाए। हाँ या ना? यानी कि मैनेजर को भी डिस्क्रिशनरी पावर्स एंजॉय करने का हक है, अपनी पावर्स एंजॉय करने का हक है, ये इन लोगों ने बोला था। इजीएस्ट पॉइंट। चले अब आगे। मैनेजर्स को ऊपर वाले लोग की भी तो करनी होती है, मैनेजर से ऊपर भी तो लोग बैठे होते हैं, बॉस। अपनी भी और सुपीरियर भी, दोनों। चले आगे। एंटरप्राइज का टॉपिक आज खत्म करना है, प्लीज ऐसे सोने वाली शक्लें मत बनाओ। एंटरप्रेन्योर का जो टॉपिक पूरा चल रहा है, उसमें तो 2-2 पॉइंट है। चलो आगे, चलो, वो लिखने में टाइम लगा रहे हैं ना। चलो आगे, यहाँ पे आ जाएगा। बस एक ही पॉइंट और है इसी में। हाँ, दीदी का भरोसा नहीं, दीदी उधर ले जाएंगी पढ़ाने। लिखो नाम, बुरे से नाम है। सायरेट, सायरेट एंड मार्च। सायरेट,
और मार्च, मार्च मार्च फॉर मार्च 31/3। उसमें बोला, इसने बोला कि सिर्फ प्रॉफिट का रोल नहीं है। क्लियर है बात? प्रॉफिट के साथ साथ हमारा कहीं ना कहीं इन्वेंट्री के गोल्स भी हैं, प्रोडक्शन के गोल्स भी हैं। ठीक है, और कौन से गोल्स हो सकते हैं बताओ? सप्लाई के गोल्स भी हैं। मतलब A to Z जितनी चीजें बिजनेस में होती हैं वो सारे गोल्स हमारे यहाँ पे होते हैं। यानी कि जो वैलिड फंक्शन था वो किसने दिया? इन दोनों ने। चलो आगे। हम्म हम्म तुम्हारी हो गई आदर्श आज के लिए, ठीक है। चलो, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। सोशल तुम हंस लो ना पहले। हंसते हुए काम में वो नहीं कर रही, मैं अपना छोड़ नहीं रही। ऐसा है भी आशिका पकड़ के सबको मारेगी, तुम्हारी वजह से लेट हो रहा है। शिट आशिका, इतना नहीं, अब तक तो उठ जाता डंडा मेरे हाथ से। तुम नहीं तुम नहीं थे ना, तुम्हें मारना था मुझे। वही तो क्या, पिछले जन्म की दुश्मनी है तुमसे मेरी। तभी तो डंडा उठाऊंगी अगले टेस्ट में। अगले टेस्ट में वो तो रखा। देख लो, बच के रहो, याशिका बजा देगी सब में। यानी कि वैलिड पॉइंट है। चलो आगे। सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? पहला, अनएडल्टरेटेड गुड्स बेचना। अनएडल्टरेटेड गुड्स कौन से होते हैं? वेरी गुड, बिना मिलावटी गुड्स बेचना। ठीक है। दूसरा, लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना। ठीक है, वो एम्प्लॉयमेंट का ही पार्ट बन गया। फिर हमारा आता है एंटी सोशल प्रैक्टिसेस फॉलो करना, नहीं फॉलो करना, सॉरी। एंटी सोशल प्रैक्टिसेस को तुम क्या कर रहे हो? अवॉइड कर रहे हो। और तुम्हारा क्या आता है? पॉल्यूशन कंट्रोल। यानी कि जिस एरिया में तुम रह रहे हो वहां पे तुम पॉल्यूशन ना फैलाओ। क्लियर है बात? चलो आगे। नेक्स्ट हमने कौन से लिखवाए थे? नेशनल, चलूं या ना चलूं? नेशनल ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हो सकते हैं? वाह, वो जीडीपी बड़ा, उसको और क्या बोल सकते हैं? मैक्रो आ गई यहाँ तो। हाँ, और वो तो पॉल्यूशन में पार्ट आ गया ना हमारा। नेशनल का पार्ट बनता है हमारा कि हमें कंट्री को सेल्फ रिलायंट बनाना है, मेक इन इंडिया। एग्जाम्पल में क्या लिखोगे तुम मेक इन इंडिया का? इनिशिएटिव है ना इंडिया का ये। और इससे पहले एक पार्ट और बताया था, बताओ। एक पॉइंट और था जिसमें बोला था वैलिड पॉइंट है। ह्यूमन का तो अलग पॉइंट है, अभी ह्यूमन तो पढ़ा ही नहीं। ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स को भी पढ़े ही नहीं हमने।
बोलते ही नहीं हो, सारे चुप बैठ गए, लिखने बैठ गए। अब बोलो। नेशनल इनकम अगर बढ़ेगी तो उससे क्या होगा? इनइक्वालिटी रिड्यूस होगी। नेशनल इनकम बढ़ेगी तो यूएसए की तरह तुम मीट नहीं कर पाओगे। गरीब और अमीर वाला क्या? सिर्फ अडानी अंबानी की तो बात ही नहीं हो रही यहाँ तो। हम नेशनल ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, पूरी दुनिया के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए एंटरप्रेन्योर का? तो वही तो एंटरप्रेन्योर है। तुम ये बात देखो, हम क्या पढ़ रहे हो एंटरप्रेन्योर, तुम खुद अपने मुंह से बोल रहे हो कि उनका बढ़ेगा तो नेशनल इनकम बढ़ेगी। हाँ, यानी कि अगर अडानी अंबानी को देखो तो वो भी तो एंटरप्रेन्योर ही हैं, इनोवेट तो वो भी कर रहे हैं। और क्या, तो यही तो नेशनल ऑब्जेक्टिव है। हाँ, इनइक्वालिटी क्यों नहीं घटेगी बिटवीन एंटरप्रेन्योर्स? नहीं, इक्वालिटी आएगी दुनिया में। एम्प्लॉयमेंट नहीं आएगी वहां पे। अडानी ने सबसे बड़ा प्लांट गुजरात में लगाया था, गुजरात के लोगों को कितनी एम्प्लॉयमेंट मिली थी? मैंने क्या पता, नरेंद्र मोदी की मूवी देखो, देखी किसी ने? ऐसा कब से क्यों होता है? यही बात है कि इनइक्वालिटी घटती है उससे। वो इंडिया में हो रहा है क्योंकि इंडिया में पुअर लोग ज्यादा है, और पुअर जो लोग है ना, वो भिखारी बनना ज्यादा मंजूर करते हैं एज कम्पेयर टू एम्प्लॉयमेंट करना। बट दुनिया तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी दे, मोदी जी ने कितनी अपॉर्चुनिटीज दी है एम्प्लॉयमेंट की दुनिया में, दी है कि नहीं दी है? फिर नरेंद्र मोदी मूवी है, बकायदा यूट्यूब पे ही है, देखना सब लोग। ये इकोनॉमिक्स बहुत समझ में आएगी तुम्हें वो मूवी देखने के बाद, सीरियसली मजाक। और मैंने ये चीज तुम्हें फर्स्ट या सेकंड क्लास में ही बता दी थी कि देखना, और एक दिन डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। हाँ, रतन टाटा का ही दिखाया है उसमें कि वो बकायदा मीटिंग करने जाते हैं मोदी जी से और उनके साथ गुजरात में प्लांट लगाते हैं। बहुत अच्छी मूवी है, बहुत सीरियसली तुम्हें इकोनॉमिक्स बहुत समझ में आएगी, बहुत ज्यादा समझ में आएगी। चले आगे। अब तो सैटरडे का होमवर्क है ये सबका, नरेंद्र मोदी मूवी देखना। अभी कहाँ खत्म हुआ, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स बचे हैं। हाँ, ज्यादा लंबी है नहीं वैसे वो। है, ये कब हुआ? मतलब लव स्टोरी भी है? तो फिर भी कोचिंग में। हाँ ये भी सही है। देखते हैं, चलो अभी पक्का नहीं है, मैंने फालतू की जबान दे दी है। न्यू स्किल्स और एबिलिटीज दोगे तुम अपने ह्यूमन रिसोर्स को। हाँ, उन्हें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज्यादा अच्छी दोगे, उनके लिए काम करने का एटमॉस्फेयर ज्यादा अच्छा बनाओगे, यानी कि उन्हें प्रमोशन कर दिया या फिर उनका ट्रांसफर कर दिया, ये सारी ये सब चीजें इसी में आएंगी, और तुम उनका इन्वायरमेंट अच्छा बनाओगे। ऐसा नहीं आएगा पेपर में, वो डिस्क्राइब करेगा आपको। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का जो मतलब है ना, वो यहाँ पे फेयर डील्स है, यानी कि प्रमोशन हो गया, ट्रांसफर हो गया, वो सब चीजें आएंगी। अब ये बताओ, कॉन्स्टेंट्स और एंटरप्राइज प्रॉब्लम्स करनी है, बहुत छोटा टॉपिक है, बहुत छोटा टॉपिक है। हाँ, वर्क इन्वायरमेंट अच्छा बनाओगे प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होता है।